यह मेरे पूर्वज के घर का ब्लूप्रिंट है। अगर आपको आयामों वाली ड्राइंग चाहिए तो मैं वह भी दे सकता हूँ। ठीक है मिस्टर चौहान, ब्लूप्रिंट ठीक है, आयामों वाली ड्राइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ राय को आखिरकार अर्जुन चौहान को बीच में रोकने का मौका मिल ही गया। इंटरव्यू मूल रूप से 1 घंटे के लिए तय किया गया था, लेकिन अर्जुन चौहान ने इसे 1.5 घंटे तक खींच दिया। अगर वह रियल एस्टेट की बिक्री में होते तो कौन सा घर नहीं बिकता। उन्होंने सच में सोचा कि अर्जुन चौहान में एक शीर्ष रियल एस्टेट सेल्स चैंपियन बनने की क्षमता है। यह एक सच्ची प्रतिभा की बर्बादी थी कि उन्हें अपनी मेहनती और किफ़ायती गर्मी की नौकरी के दौरान मैनेजर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। अगर आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं नियमित रूप से कुछ प्रशंसक लाभ भी पोस्ट करता हूं, जैसे कि घर, स्पोर्ट्स कार, विला और इसी तरह की चीज़ें। हा, इसी के साथ हमारा इंटरव्यू सेगमेंट समाप्त होता है। सिद्धार्थ राय मंच से उतरने का इंतजार नहीं कर सके और फिर अर्जुन चौहान के सोशल मीडिया को फॉलो करने लगे। कौन इतने अच्छे सौदे की उम्मीद करेगा। अब मैं अपना मंच मिस्टर चौहान और मौजूद मीडिया पत्रकारों को सौंपता हूं, सिद्धार्थ राय ने कहा। प्रेस के दोस्तों, बेझिझक अपने सवाल पूछना शुरू करें। सभी पत्रकार बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और उनके पास कई सवाल थे जो वे पूछना चाहते थे, कुछ गंभीर और कुछ बस परेशानी खड़ी करने के लिए। ये सज्जन, अर्जुन चौहान ने बेतरतीब ढंग से सबसे उत्साहित विदेशी पत्रकारों में से एक की ओर इशारा किया। धन्यवाद मिस्टर चौहान, पत्रकार ने अपनी सूरत ठीक की। मिस्टर चौहान, आपके परिचय से हमें पता चला कि आपके पूर्वजों द्वारा बनाए गए शहर ने कृषि, पशुपालन, निर्माण और यहाँ तक कि विज्ञान में भी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की थीं। क्या उन्होंने सच में ये सब कुछ अकेले ही पूरा किया था? आपके सवाल का क्या मतलब है? क्या ये किसी और ने किया हो सकता है? अर्जुन चौहान ने पलटवार किया। मेरा मतलब वह नहीं है। आखिरकार 5000 साल पहले के इंसान बौद्धिक और शारीरिक दोनों रूप से आधुनिक इंसानों के स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। मुझे संदेह है कि यह एलियंस जैसी कोई चीज़ हो सकती है। लोग ये भी कहते हैं कि पिरामिड एलियंस ने बनाए थे। क्या किसी की उत्कृष्टता को स्वीकार करना इतना मुश्किल है? अर्जुन चौहान दृढ़ता से एलियंस के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उन्हें यकीन था कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन अगर आप हर उस चीज़ को एलियंस से समझाने जा रहे हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता, तो कृपया यहाँ से चले जाएं। अगला, अर्जुन चौहान ने पत्रकार की ओर दोबारा नहीं देखा। हर किसी के पास पूछने का एक ही मौका है, इसलिए कृपया कुछ बुद्धिमान सवाल पूछें। नहीं तो इससे मैं भी बेवकूफ़ लगूंगा और आप भी बेवकूफ़ लगेंगे। ये सज्जन, अर्जुन चौहान ने एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया। मिस्टर चौहान, मेरा अगला सवाल थोड़ा तीखा हो सकता है, उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। पत्रकार ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आगे बढ़ो और पूछो। मैं जानता था कि आज मुझे हर तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अर्जुन चौहान ने आराम से कहा। जैसा कि हम जानते हैं, मानवजाति की सभी नस्लों में सबसे अच्छी शारीरिक स्थिति वाले लोग अश्वेत हैं और सबसे बुद्धिमान हम गोरे लोग हैं। एशियाई किसी भी पहलू में बहुत उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपके इस दावे से सहमत नहीं हूं कि दुनिया की सभी सभ्यताएं भारत से फैली हैं। धिक्कार है, यह क्या बकवास है। ब्रिटिश राज का युग अब नहीं रहा और अब भी कोई इस तरह की बात कर रहा है। धिक्कार है, बाहर निकलो, अपने रंगीन चश्मे पहने हुए हो। गोरे लोग महान हैं। अर्जुन चौहान को लगा कि पत्रकार को और कुछ कहना है और उन्होंने उसे अपनी बात पूरी करने का इशारा किया। मिस्टर चौहान, मैं नस्लीय समानता का समर्थक हूं और मेरे पिछले बयान बिल्कुल सही नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं वास्तव में एक तथ्य बता रहा था। पत्रकार ने जल्दबाजी में समझाया। नस्लीय भेदभाव के किसी भी संकेत को पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। मैंने अभी जो कहा वह सब सबूतों पर आधारित है। शारीरिकता के मामले में चलिए ओलंपिक खेलों को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में यह मुख्य रूप से अश्वेत एथलीट हैं जिन्हें लाभ होता है। स्प्रिंटिंग के मौजूदा विश्व रिकॉर्ड धारक मिस्टर बोल्ट एक अश्वेत व्यक्ति हैं और उन्होंने लगभग इस स्पर्धा को एक अकेले व्यक्ति का शो बना दिया है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं ना? मिस्टर बोल्ट वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं और अफ्रीकी मूल के एथलीटों की एथलेटिक प्रतिभा भी उल्लेखनीय है। अर्जुन चौहान को इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं था। जहां तक बुद्धिमत्ता की बात है, आइए 10 साल पहले के डेटा का उपयोग करें। नोबेल पुरस्कार विजेताओं में गोरे लोगों की संख्या 896 थी, जबकि एशियाई और अश्वेतों की संख्या क्रमशः केवल 24 और 22 थी। मिस्टर चौहान, आप इस बात पर विवाद नहीं कर सकते हैं ना? वास्तव में तो मुझे लगता है कि मेरा सवाल पूरी तरह से वाजिब है। अगर आपके पूर्वजों की जनजाति एशियाई होने के कारण एथलेटिक और बौद्धिक प्रतिभा दोनों में अन्य नस्लों से कमतर थी, तो किस आधार पर वे विश्व सभ्यता के बीज हो सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। शायद हमारी अन्य सभ्यताओं ने इससे संपर्क किया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम केवल प्रभावित हुए।
मैं समझता हूँ, अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे सकता हूँ। अफ्रीकी एथलीटों में वास्तव में ट्रैक और फील्ड में मजबूत प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उत्कृष्ट एथलीटों का उत्पादन नहीं कर सकता। हमारे भारत के मिस्टर सू 100 मीटर में 10 सेकंड की बाधा को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बने और उनके रिकॉर्ड लगातार एशियाई रिकॉर्ड को ताज़ा कर रहे हैं। जहां तक बुद्धिमत्ता की बात है, मुझे आपका उदाहरण बिल्कुल हास्यास्पद लगता है, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। अगर हमारे भारत ने कंपास का आविष्कार नहीं किया होता तो आप शायद समुद्र में सफ़र करके भारत नहीं पहुंच पाते। अगर हमारे बंदूक का आविष्कार नहीं किया होता तो दुनिया में आग्नेयास्त्रों का युग कई सदियों तक विलंबित हो गया होता। अगर हमारे कागज़ बनाने का आविष्कार नहीं किया होता तो आप शायद अभी भी अपनी गांड पोंछने के लिए पत्थरों का उपयोग कर रहे होते। भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा है। बहुत बढ़िया कहा। बुद्धिमत्ता के मामले में, आविष्कार के मामले में भारत के लोग ही वे हैं जिनकी ओर आपको हमेशा देखना होगा। आप बहुत प्रेरणादायक हैं। लेकिन फिर रिपोर्टर फिर हंसा। हालांकि मिस्टर चौहान, जब सम्मान की बात आती है तो यह एक निर्विवाद तथ्य है। शर्तों पर विचार किए बिना परिणामों पर चर्चा करना गुंडई है, अर्जुन चौहान ने कहा। पहले हम भारत के लोग लगातार पुराने इतिहास के भंवर में फंसे रहे। जब आपके कई देशों ने औद्योगिक क्रांति शुरू कर दी थी, तब हम अभी भी विदेशी हमलावरों को बाहर निकाल रहे थे। आपके पास शोध के लिए स्थिर समाज था, जबकि हम अभी भी ये पता लगा रहे थे कि कैसे जीवित रहना है। अगर आपको लगता है कि ऐसी शर्तों के तहत आप ये दावा कर सकते हैं कि आपके गोरे लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, अर्जुन चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि भारत ने शांति के बाद से अभी तक केवल 70 साल ही विकास किया है, और फिर भी हमारे देश की कई प्रौद्योगिकियां पहले से ही दुनिया के चरम पर हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको 100 या यहाँ तक कि 200 साल लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कम IQ वाला कौन है? तथाकथित समस्याएं जिन्होंने आपको 200 साल तक परेशान किया, मैंने उन्हें अपनी स्नातकोत्तर शोध के दौरान लापरवाही से हल कर दिया। आपकी आंखों में वे ऊंचे और शक्तिशाली नोबेल पुरस्कार मेरे लिए बेकार हैं। अगर मैं चाहूं तो हर पखवाड़े में एक ले सकता हूं। क्या भारत के लोग दूसरों से कमतर हैं? मैं उस वर्सेल्स व्यंग्यात्मक दीन को एक परफेक्ट स्कोर देता हूं। बहुत बढ़िया। मैं सच में अपने पति के मुंह को चाटना चाहती हूं। शांत हो जाओ सुंदरी, मैं भी उसे चाटना चाहती हूं। वे बस हमें अच्छा करते हुए नहीं देख सकते, वे बस हमारे सांस्कृतिक योगदान को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे बस जलते हैं। वे शायद खट्टी अचार वाली मछली के गुच्छे हैं, है ना? खट्टी अचार वाली मछली, अपने विज्ञापन के लिए भुगतान करो। अर्जुन चौहान के खंडन ने रिपोर्टर को अवाक कर दिया। उसके होंठ बहुत देर तक फड़फड़ाते रहे। मिस्टर चौहान, आपने जिन स्थितियों का उल्लेख किया है वे सामान्य नियम नहीं हैं, बल्कि केवल अपवाद हैं। तो मेरे पूर्वज अपवाद हैं। मेरे पूर्वज बस इतने ही शानदार थे। क्या आपको इसमें कोई समस्या है? स्प्लैश। अर्जुन चौहान के शब्दों ने दर्शकों से तालियों की लहर उत्पन्न की। उनका भाषण एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बहस की तरह था, जिसने वहां मौजूद अधिकांश लोगों को राजी कर लिया। क्या आपको लगता है कि जब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा? अर्जुन चौहान ने पूछा। माफ करना, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के और सवाल पूछें ताकि मैं थोड़ा और दिखावा कर सकूं, अर्जुन चौहान ने बेझिझक कहा। दर्शक हंसी से फूट पड़े। वास्तव में अगर आप हमें दिखावा करने का मौका नहीं देंगे तो हमारे लिए खुद से ऐसा करना कितना अजीब होगा। एक सफल दीन क्या होती है? इसमें एक ऐसा चेहरा पेश करना शामिल होना चाहिए जिस पर एक अच्छा प्रहार किया जा सके, तभी सबसे ज्यादा संतुष्टि महसूस होती है। यह महिला। अर्जुन चौहान ने एक और रिपोर्टर की ओर इशारा किया। मिस्टर चौहान, मुझे स्पष्ट करने दें, मैं यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके परिवार के इतिहास और भारत की संस्कृति का सम्मान करती हूँ, महिला रिपोर्टर ने तुरंत अपनी स्थिति बताई। आपकी समझ के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा एक सवाल है, महिला रिपोर्टर ने कहा। अगर आपका परिवार उस युग में इतना शक्तिशाली था और उसकी सभी शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई थीं, तो इन 5000 से ज़्यादा सालों में आपके परिवार ने हमेशा अपनी महिमा और शक्ति बनाए रखी होगी। आपके परिवार के सदस्य सभी बहुत उत्कृष्ट होने चाहिए। मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की छात्रा हूं और मुझे भारत के इतिहास में बहुत रुचि है। इसके अलावा मैंने भारत के इतिहास का लंबे समय तक अध्ययन किया है, लेकिन मुझे आपके परिवार से संबंधित कोई भी ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मिला है। आप इसे कैसे समझाएंगे? ठीक अर्जुन चौहान की तरह उनकी दौलत ने ही सुनिश्चित कर दिया कि वह इस युग में अज्ञात नहीं हो सकते थे। भले ही वह एक निम्न प्रोफाइल बनाए रखना चाहते, ये बेहद मुश्किल होता। बिरला जैसे परिवारों के लिए उनकी ताकत पूरी दुनिया में जानी जाती है, और बिरला के पीछे श्रीवास्तवी परिवार शायद जनता को पता न हो, लेकिन विभिन्न यूरोपीय देशों के नेता उनके अस्तित्व से अवगत हैं और उनकी धमकियों के तहत कांपते हुए रहते हैं। और चौहान परिवार का इन सभी अन्य परिवारों पर शक्ति थी, जिन्हें उनके मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी।
उनका प्रभाव भारी होना चाहिए तो उनके बारे में कोई खबर कैसे नहीं हो सकती। कम से कम अर्जुन चौहान से पहले लगभग कोई भी इस परिवार के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। यह एक बहुत अच्छा सवाल है, अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा। क्या आपने द ट्रूमैन शो देखा है? दर्शकों में से कई लोगों ने सिर हिलाया। द ट्रूमैन शो एक बहुत ही आकर्षक फिल्म है जहां लोगों के एक समूह ने एक खेल बनाया जिसमें नायक को छोड़कर हर कोई एक अभिनेता होता है, जिसमें उसके पड़ोसी, माता पिता और यहां तक कि उसकी पत्नी भी शामिल है। वह इस खेल में हेरफेर किया जाने वाला विदूषक है। वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी शक्ति पर्याप्त मजबूत है, मैं पर्दे के पीछे जो चाहूं वह कर सकता हूं और आप सब केवल वही देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? रिपोर्टर ने आश्चर्य से कहा। वास्तव में कई ऐतिहासिक बदलाव हमारे परिवार से संबंधित हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। चलिए भारत के बारे में बात करते हैं। क्या आप कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में जानते हैं? वह इतिहास में दर्ज सबसे शुरुआती युद्ध क्षेत्र है जहां पांडवों ने जरासंध के खिलाफ कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी, जिसका अंत जरासंध की हार में हुआ। महिला रिपोर्टर ने इतिहास को धाराप्रवाह रूप से सुनाया। क्या आप उस समय की जनजातियों के बीच की विषमता को जानते हैं? जहां तक मैं जानती हूं, जरासंध की जनजाति पांडवों की जनजाति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। जरासंध धातु के हथियारों के आविष्कारक थे जिन्हें युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था और पूर्वी शमनिक अनुष्ठानों के पूर्वज भी। वे युद्ध क्षमता और सैन्य प्रबंधन दोनों में बेहतर थे। लगता है कि यह खूबसूरत महिला हमारी भारत की संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से समझती है। अर्जुन चौहान ने ईमानदारी से प्रशंसा की, ये स्वीकार करते हुए कि भारत से कई लोग भी इस जानकारी से अनजान थे। वास्तव में मैं बहुत उत्सुक हूँ। युद्ध की शुरुआत में जरासंध की जनजाति का एक पूर्ण लाभ था, लेकिन बाद के चरणों में उन्हें विरोधी पक्ष द्वारा पलट दिया गया, जो कि काफी समझ से बाहर है। और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के कई शोधकर्ता भी इस बारे में उत्सुक हैं। वास्तव में इसका कारण बहुत सरल है, अर्जुन चौहान ने हंसते हुए कहा। पांडवों के लोगों ने चुपके से जरासंध के पर्वत को खोजा और उससे वादा किया कि जब तक वह पांडवों की मदद करेगा, उसे भोजन और आश्रय की गारंटी दी जाएगी। हा, महाप्रबंधक चौहान फिर से बकवास कर रहे हैं। बिग बियर, माफ करना जरासंध, उन्होंने भोजन और आवास का वादा किया। मिस शिष्टाचार, क्या आप एक पांडा हैं? बस मजाक कर रहा हूं, अर्जुन चौहान ने कहा। वास्तव में इस मामले का हमारे परिवार के साथ थोड़ा सा संबंध है। सभी ने अपने कान खड़े कर लिए, चाहे सच हो या झूठ। यह एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक कहानी लग रही थी। जब मेरे पूर्वजों ने उस शहर को छोड़ा तो उन्हें गंगा और यमुना नदी घाटियों का प्राकृतिक वातावरण रहने के लिए ज्यादा अनुकूल लगा, इसलिए वे उन दो जनजातियों के पास वहीं बस गए। जरासंध की हार आपके पूर्वजों से संबंधित है कुछ हद तक, लेकिन यह उनका अपना दुर्भाग्य भी है, अर्जुन चौहान ने समझाया। जरासंध ने अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत करने के लिए हर दिन अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया। अगर उस दिन कोई युद्ध नहीं होता तो वे सुबह से शाम तक प्रशिक्षण लेते, जिससे बहुत शोर होता था। सैनिकों को प्रशिक्षित करना एक बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि और क्या? वे पूरे दिन हथियार बनाने के लिए ठक ठक और धमाधम करते रहते थे। क्या आपको पता है कि वह शोर कितना परेशान करने वाला था? उस समय मेरे पूर्वज उनके शिविर के पास रहते थे और लगभग मानसिक टूटन की स्थिति में पहुंच गए थे। क्या ये हो सकता है कि जरासंध की हार आपके मेरे पूर्वज इतने पीड़ित थे, जितना ज्यादा उन्होंने सहन किया उतना ही ज्यादा वे गुस्सा हुए। पीछे हटने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने सीधे अपनी कई सहयोगी जनजातियों का नेतृत्व किया और रात भर जरासंध के शिविर पर छापा मारा, उन्हें अच्छी तरह से पीटा। वह जरासंध, मैंने सुना, विशेष रूप से हठी था और अंत में मेरे पूर्वज ने उसके कई दांत तोड़ दिए। बाद में जब उन्होंने अगले दिन लड़ाई लड़ी तो हर कोई सुस्त था और पांडवों के सैनिकों द्वारा उनका नरसंहार किया गया। उन्होंने अपने हेलमेट और कवच खो दिए। यह उनकी पहली हार थी। पांडवों ने फिर जीत का पीछा किया और जरासंध की सेनाओं का सफाया कर दिया। ये बस बहुत अविश्वसनीय है, सभी ने सुना, अवाक रह गए। यह इतिहास का एक वृतांत नहीं था, यह एक मिथक के पुनर्मूल्यांकन जैसा था। फिर भी यह इतना शानदार था। भारत के विकास के भाग्य का निर्धारण करने वाली घटना वास्तव में अर्जुन चौहान के पूर्वजों द्वारा सुगम बनाई गई थी। उस समय वे जरासंध के शिविर पर हमला करने और उसे पीटने में सक्षम होने के लिए कितने शक्तिशाली थे। इसके अनुसार अगर अर्जुन चौहान के पूर्वज दोनों जनजातियों को मिटाना चाहते तो भारत को एकजुट करना बच्चों का खेल होता, है ना? लेकिन इस बिंदु के बारे में क्या आपके पास कोई सबूत है? रिपोर्टर ने पूछा। यह आखिरकार आपकी तरफ से केवल कहानी है, आपको सबूत चाहिए। अर्जुन चौहान ने अपने फोन को स्क्रीन मिररिंग के साथ बड़ी स्क्रीन से जोड़ा। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई इस चीज को पहचानता है या नहीं। यह एक तस्वीर थी जिसमें एक विला जैसा दिख रहा था। विला के प्रवेश द्वार पर एक गहरे लाल रंग का ब्लेड था, जिस पर जंग के निशान से लग रहा था कि वह पुराना है। वह जरासंध की असुर ब्लेड है। एक पुरातत्वविद तुरंत खड़ा हो गया। एक पल में सभी भारत के विद्वान खड़े हो गए।
कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जरासंध के पास जरासंध की असुर ब्लेड नाम की कोई चीज थी, जबकि भगवान कृष्ण की तलवार सुदर्शन चक्र थी। हालांकि सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित नहीं किया गया है। भारत ने 1 साल पहले घोषणा की थी कि वह एक कब्र में मिला था, लेकिन जरासंध की असुर ब्लेड के बारे में अब तक कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं था। ये चीज हमारे परिवार के एक विला में रही है। अगर आप रुचि रखते हैं तो आप इसकी उम्र की जांच करवा सकते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। मेरे पूर्वज ने उसे पीटने के बाद एक सबक के रूप में यह असुर ब्लेड ले लिया। अब ये हमारे घर में एक सुरक्षात्मक ताबीज के रूप में काम कर रहा है। कौन मुझे बता सकता है कि क्या ये चीज सच में असली है? बॉस चौहान पहले ही कह चुके हैं, अगर किसी को शक है तो वे किसी भी समय उनके घर जाकर तलवार का परीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने पेशकश की है। उसके बाद भी क्या यह नकली हो सकती है? तर्क की बात करें तो क्या इस चीज को राज्य को सौंपने की जरूरत नहीं है? अगर यह सच में उनके पूर्वजों से मिली हुई विरासत है तो वह एक कानूनी रूप से विरासत में मिली चीज को क्यों सौंपे? ये धिक्कार है। मैंने सुना था कि जरासंध की असुर ब्लेड लॉर्ड कृष्णा के सुदर्शन चक्र के बराबर है ना? ये पूरी तरह से एक राष्ट्रीय खजाना है और वह बस अपने घर में एक राष्ट्रीय खजाने को घर की रक्षा के लिए रखता है। मौके पर मौजूद दर्शक और लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग तस्वीर में मौजूद गहरे लाल खजाने की तलवार को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। अगर यह चीज सच में 4000 साल पहले जरासंध द्वारा खोई गई थी तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी शक्तिशाली जरासंध को लॉर्ड कृष्णा ने हरा दिया था। इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि उसकी जनजाति के योद्धाओं को उनकी हिम्मत से छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उसकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला खजाना भी खो गया था। अगर वह जीतता तो यह अजीब होता। अर्जुन चौहान के पूर्वज ने वास्तव में भारत का पूरा इतिहास बदल दिया। बेशक आप विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हैं। शायद बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जरासंध की असुर ब्लेड बस एक भाग्य का स्ट्रोक था जो हमारे परिवार को युद्ध के मैदान में मिला, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से जरासंध को इस मुद्दे का आमने सामने सामना करने के लिए नहीं बुला सकता। हा। मौके पर पल भर के लिए हंसी फूट पड़ी। मैं इसे फिर से कहूंगा, चाहे आप विश्वास करें या न करें, इसका वास्तव में मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं करते तो मेरी पीठ से मांस का एक टुकड़ा नहीं गिरेगा। मिस्टर चौहान, मैं आप पर विश्वास करने के लिए बहुत इच्छुक हूं, महिला रिपोर्टर ने कहा। आपके पूर्वजों द्वारा बनाए गए शहर को देखकर ही हम आपके पूर्वजों की महानता को देख सकते हैं। मेरा मानना है कि जरासंध और लॉर्ड कृष्णा की जनजातियां भी आपके पूर्वज के शहर से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती थीं। पुरातत्वविदों को उस युग के कुछ हथियार मिले हैं और यह सच है कि जरासंध हथियार गढ़ने में कुशल था, लेकिन उन हथियारों की गुणवत्ता कम से कम कहने के लिए अवर्णनीय है। वे निश्चित रूप से लड़ने के लिए बुरे नहीं हैं, लेकिन हम सभी ने अर्जुन चौहान के पैतृक घर से हथियारों को देखा है। अगर इन दो प्रकार के हथियारों को टकराया जाए तो परिणाम उतना ही स्पष्ट होगा जितना कि आप अपनी पिछली तरफ से सोचें। यह मानना मुश्किल है कि किस तरह के व्यक्ति को इतने भारी हथियार उठाने में सक्षम होना होगा। क्या अर्जुन चौहान के परिवार में हर कोई अनंत दिव्य शक्ति और एक विशेष प्रतिभा के साथ पैदा होता है? आखिरकार एक ओलंपिक भारोत्तोलन चैंपियन भी कई टन वजन वाली चीज नहीं उठा सकता। लेकिन अगर वे सच में ऐसे हथियारों का उपयोग कर सकते हैं तो जरासंध की सेनाओं को हराना वास्तव में बच्चों का खेल होगा। हालांकि उस युग में जो आधुनिक मनुष्यों के लिए पौराणिक कथाओं जैसा लगता है, शायद ऐसी चीजें पूरी तरह से असंभव नहीं है ना? वास्तव में केवल भारत में ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य वास्तव में काफी निष्क्रिय हैं। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वे मामलों में दखल देना पसंद करते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अर्जुन चौहान ने कहा। अगर मेरे पूर्वज नहीं होते तो वास्तव में आप में से कई लोगों के पास आपकी वर्तमान राष्ट्रीयता भी नहीं हो सकती थी, या इस दुनिया में भी मौजूद नहीं होते। मिस्टर चौहान, आपका इससे क्या मतलब है? एक युवा यूरोपीय रिपोर्टर ने पूछा। सर, आप किस देश से हैं? मैं वज्रद्वीप के राज्य से हूं, रिपोर्टर ने जवाब दिया। मेरे परिवार का वास्तव में आपके वज्रद्वीप के राज्य के साथ कुछ संबंध है, अर्जुन चौहान ने कहा। वज्रद्वीप वास्तव में एक बहुत लंबे इतिहास वाला देश है। अगर हम इसे वापस खोजें तो यह ईसा से 700 साल पहले तक जाना चाहिए। मिस्टर चौहान हमारे इतिहास के बारे में बहुत जानकार हैं। आपके लिए आपका इतिहास किताबों से कुछ है, लेकिन हमारे परिवार के लिए 2000 ईसा पूर्व की शुरुआत से हमारे पास दुनिया भर में हमारी आंखें और कान फैले हुए हैं। तथाकथित इतिहास जिसकी आप बात करते हैं वह केवल हमारे चारों ओर होने वाली रोजमर्रा की घटनाएं हैं। हमने इन इतिहासों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बड़ों के मौखिक खातों के माध्यम से समझा है। वास्तव में अर्जुन चौहान बस बकवास कर रहे थे। उनके बड़ों के मौखिक खाते क्या, उनकी उल्लेखनीय सीखने की क्षमताओं के साथ भी कुछ राष्ट्रों का इतिहास हजारों साल तक फैला हुआ है। ये सब सीखना किसी के दिमाग को विस्फोट कर देगा। उनकी सीखने की विधि सरल और क्रूड थी। वे सीधे सुपर गॉड अकादमी के माध्यम से यादों को विरासत में लेते और दोहराते थे।
अगली पीढ़ी बस जो भी ज्ञान चाहती थी उसे कॉपी और पेस्ट कर सकती थी। तो अर्जुन चौहान की स्मृति में लगभग हर देश का इतिहास था और यहाँ तक कि अज्ञात रहस्य और गपशप भी जिसमें से वह सब कुछ जानते थे। आपके इतिहास में एक बार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी जिसने आपकी भविष्य की दिशा निर्धारित की। उस समय आप अभी तक वज्रद्वीप के रूप में नहीं जाने जाते थे बल्कि वज्रद्वीप के देश के रूप में। तब के सम्राट का नाम शायद रजत था, जिसे बाद में विक्रमादित्य नामक एक व्यक्ति द्वारा मिटा दिया गया था, जो तब आधिकारिक तौर पर वज्रद्वीप साम्राज्य का पहला सम्राट बना। हाँ मिस्टर चौहान, वह लगभग 30 से 40 ईसा पूर्व था। विक्रमादित्य एक महान सम्राट थे। उन्होंने तब के वज्रद्वीप के राज्य का नेतृत्व किया ताकि एक मजबूत शाही व्यवस्था स्थापित की जा सके, हमारे राष्ट्र के उभरते हुए विकास के लिए एक नींव रखी जा सके। हालांकि आपको ये पता नहीं हो सकता है कि विक्रमादित्य की जीत आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें उस समय के दो प्रमुख पावर हाउस अक्षय और रजत दोनों का सामना करना पड़ा था, युवा रिपोर्टर ने कहा। उस समय वज्रद्वीप साम्राज्य 3 सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय संघर्ष में था जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं और उनकी शक्तियां बहुत नज़दीक थीं। आपकी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में विक्रमादित्य की जीत का कारण शायद उनके सक्रिय सुधारों, लोगों की आजीविका को स्थिर करने, लोगों का दिल जीतने और अंततः प्रबल होने के रूप में वर्णित है ना? रिपोर्टर ने सिर हिलाया। उसने जिन पाठ्यपुस्तकों से सीखा था उनमें वास्तव में ऐसा ही वर्णित था। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन चौहान ये सुझा रहे थे कि कहानी में और भी कुछ था। वास्तव में सच्चाई यह है कि विक्रमादित्य को एक विशाल प्रायोजन मिला जिसमें सोना, हीरे, भोजन और कपड़े शामिल थे। इनके साथ उन्होंने सक्रिय रूप से लोगों की रहने की स्थिति में सुधार किया और इस तरह उन्होंने लोगों का समर्थन जीता और अंत में पूरे साम्राज्य को एकजुट किया। प्रायोजन? रिपोर्टर भ्रमित था। ये हिस्सा निश्चित रूप से उनकी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में नहीं था। ये सही है। मुझे याद है कि हमारे देश की किंवदंती में एक परिच्छेद है। एक वज्रद्वीप के इतिहासकार अचानक खड़े हो गए। तब विक्रमादित्य एक देवता की पूजा करते थे और युद्ध से पहले उन्होंने 3 दिनों और रातों तक देवता से प्रार्थना की। देवता उनसे प्रभावित हुए और पूरे राष्ट्र में भोजन के रूप में धन लाए, जिससे उन्हें देश की ताकत को एकजुट करने में मदद मिली। बिल्कुल, आपकी किंवदंती में जिस देवता का उल्लेख है वह वास्तव में मेरे पूर्वज श्री बजरंग चौहान हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। यह एक अतिशयोक्ति है, इतिहासकार ने चिल्लाया। पौराणिक कथा के अनुसार धन इतना था कि वह राष्ट्रीय खजाने को 3 बार भर सकता था। अगर आज के बराबर मूल्य में परिवर्तित किया जाए तो उन संपत्तियों का मूल्य 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। मेरी बेबाकी के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पूर्वज विक्रमादित्य की मदद करने के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की दौलत दे देंगे। बेशक वह नहीं करते, बिना किसी अच्छे कारण के। अर्जुन चौहान हंसे। मेरे पूर्वज उस समय वज्रद्वीप साम्राज्य का दौरा कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालिश बहुत पसंद थी, इसलिए वह उन मालिश पार्लरों में अक्सर जाते थे। अन्य 2 नेताओं के क्षेत्रों की तुलना में विक्रमादित्य की भूमि में एक मालिश पार्लर था जिसकी तकनीक ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया। आपका देश हमेशा युद्ध का सहारा लेता था और एक बार जब युद्ध छिड़ जाता था तो आप आबादी का नरसंहार करते थे। मेरे पूर्वज को चिंता थी कि अगर विक्रमादित्य हार जाते तो वह कभी भी ऐसी प्रामाणिक मालिश का फिर से आनंद नहीं ले पाते। इसीलिए उन्होंने विक्रमादित्य को जीतने में मदद करने का फैसला किया। ओह, और एक और कारण है, अर्जुन चौहान ने जोड़ा। विक्रमादित्य के क्षेत्र में एक दही की दुकान थी जिसका स्वाद असाधारण रूप से अच्छा था। अर्जुन चौहान के शब्दों ने मौके पर मौजूद हर किसी को लकड़ी के मुर्गियों की तरह अवाक कर दिया। आपके पूर्वज किस तरह के प्राणी हैं? अगर आप बस यहाँ गड़बड़ करने आए हैं तो लोगों के युद्धों में क्यों शामिल होते हैं? क्या आपको कोई बीमारी है या कुछ और यह सब इसलिए क्योंकि विक्रमादित्य के क्षेत्र में मालिश पार्लर ज्यादा पेशेवर थे और भोजन का स्वाद बेहतर था। आपने इस युद्ध को जीतने में उसकी मदद करने के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की संपत्ति का निवेश किया। क्या इसे ही अमीरों की सनक कहते हैं? मिस्टर चौहान, मेरी बेबाकी के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वे हमारे विश्वदृष्टि के लिए बहुत कट्टरपंथी हैं। अगर यह सब सच है तो क्या आपके पास इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? सच? अर्जुन चौहान हिचकिचाए। मेरे पूर्वजों को विक्रमादित्य से कोई रसीद नहीं मिली। ओह सही। अर्जुन चौहान ने अचानक अपना सिर थपथपाया। मुझे कुछ याद आया जो मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह सच साबित कर सकता है। यह क्या है? बस एक पल, अर्जुन चौहान ने कहा जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और अनामिका राठौर के नंबर पर डायल किया। अर्जुन, तुम अचानक मुझे क्यों बुला रहे हो? मेरी याद आ रही है। अर्जुन चौहान का फ़ोन अभी भी लाइव मल्टीमीडिया से जुड़ा हुआ था और हर किसी ने इस आवाज़ को तुरंत सुना। धिक्कार है, ये लापरवाही थी। अर्जुन चौहान का चेहरा तुरंत शर्मिंदगी के बड़े अक्षरों से सुशोभित हो गया। क्या ये सामग्री दर्शक बिना भुगतान किए देख सकते थे? उस पल लाइव चैट बिल्कुल जंगली हो गया। ये सच में अजीब है, बॉस चौहान। ओह, ये दर्द होता है। अर्जुन चौहान, तुम्हारे भी दिन होते हैं। हाँ हाँ।
ये भी एक प्रेम प्रदर्शन में बदल जाता है। सच में अधिकारी। अर्जुन, तुम अचानक मुझे क्यों बुला रहे हो? खैर, बेशक, मुझे तुम्हारी याद आती है। हा, ये हवा में एक विशाल सामाजिक मौत है। अनामिका राठौर ने भी स्थल से हलचल सुनी थी और तुरंत अपनी आवाज़ धीमी कर दी। अर्जुन, क्या तुम्हारे साथ कोई है? इतना शोर क्यों है? क्या मैं आज का इंटरव्यू मेहमान नहीं हूँ? अर्जुन चौहान ने कहा, मैं अभी लाइव हूँ। क्या लाइव? अनामिका राठौर तुरंत घबरा गईं, पहले क्यों नहीं बताया? यह एक गलती थी। अर्जुन चौहान ने कहा, एक सेकंड के लिए अपना वीडियो चालू करो और मेरी मदद करो। लाइब्रेरी में शेयर धारक के प्रदर्शनी कक्ष में जाओ और उस विक्रमादित्य के राजदंड की एक तस्वीर लो। मेरा इंतजार करो। अनामिका राठौर ने बिना ये पूछे कि क्यों उन्होंने अर्जुन चौहान के अनुरोधों के बारे में कभी कोई अतिरिक्त सवाल नहीं किया। उन्होंने अभी क्या कहा? विक्रमादित्य का राजदंड, क्या वह चीज़ सच में मौजूद है? भारत के इतिहासकार और पुरातत्वविद उत्साह से आपस में फुसफुसाने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार विक्रमादित्य के युद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने उस देवता के लिए एक वेदी बनाई जिसकी वह पूजा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं खोजा है कि यह वेदी कहाँ स्थित है। क्या ज्यादा है, ये कहा गया था कि इस देवता का सम्मान करने के लिए विक्रमादित्य ने 720 कैरेट के एक सुपर लाल हीरे को खोजने के लिए एक विशाल मात्रा में धन खर्च किया। ये हीरा इंग्लैंड की रानी के राजदंड पर लगे हीरे से भी बड़ा था, जिसे दक्षिण अफ्रीका के सितारे के रूप में जाना जाता था, और ऐसा एक बड़ा लाल हीरा बिल्कुल अद्वितीय था। विक्रमादित्य ने शुद्ध सोने से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा एक राजदंड बनाया। राजदंड विभिन्न कीमती रत्नों से सजाया गया था और हैंडल में इस लाल हीरे को जड़ा गया था। ऐसी कोई वस्तु अगर आज मौजूद होती तो निस्संदेह एक अमूल्य खजाना होती। हालांकि अब तक भारत के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को केवल प्राचीन पुस्तकों में इस राजदंड के बारे में जानकारी और चित्र मिले थे, उसके अलावा वास्तविक वस्तु का कोई अभिलेख नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये राजदंड रहस्यमय तरीके से बनने के तुरंत बाद गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। इस समय अर्जुन चौहान और अनामिका राठौर के बीच वीडियो कॉल में बदल गया था और पृष्ठभूमि एक शानदार रहने वाले कमरे से एक कुछ धुंधले कमरे में बदल गई थी। ये कमरा एक लाइब्रेरी जैसा था, जिसमें अलमारियों के बाद अलमारियां करीने से व्यवस्थित थीं, कुछ गुलदस्तों से सजी थीं, कुछ ठंडे हथियारों से और कुछ चित्रों और अन्य प्राचीन वस्तुओं से। ये सभी अलमारियां कस्टम डिस्प्ले केस में बनाई गई थीं, शायद ऑक्सीकरण से सामग्री को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वैक्यूम सील्ड थीं। क्या यह मिस्टर चौहान की लाइब्रेरी है? यह एक संग्रहालय से बड़ा होना चाहिए, है ना? हे भगवान, क्या एक अमीर व्यक्ति की लाइब्रेरी ऐसी दिखती है? मेरी अज्ञानता के लिए माफ़ करें, क्या कोई पहचानता है कि अलमारियों पर ये चीज़ें क्या हैं? हे भगवान, क्या वह राजा रवि वर्मा की कमल चित्रकला नहीं है? वह उनका लापता काम है। मैंने हमारे शिक्षक से इसके बारे में बात करते सुना है। यो भाई, तेज आंखें। अर्जुन चौहान हंसे। वह वास्तव में राजा रवि वर्मा की कमल चित्रकला का मूल है। इसे राजा रवि वर्मा ने खुद ही इसे चित्रित करने के तुरंत बाद मेरे पूर्वजों में से एक को दिया था। कड़ाई से कहें तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मेरे शिक्षक राजा रवि वर्मा के छात्रों के वंशज हैं। उन्होंने केवल अपने बड़ों को इस काम का उल्लेख करते सुना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वास्तव में मौजूद है। विद्वान ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर चौहान के पास ऐसी चीज़ भी होगी। ये कुछ भी नहीं है, अर्जुन चौहान ने हंसते हुए कहा। वास्तव में मेरे परिवार के पास राजा रवि वर्मा के हर एक काम हैं। ये कैसे संभव है? संग्रहालयों में उन लोगों का क्या? किसी ने तुरंत पूछा। राजा रवि वर्मा अपने हर चित्र के लिए हमेशा 2 टुकड़े तैयार करते थे और सबसे सफल एक मेरे पूर्वजों को भेजा जाता था। तो अगर यह एक संग्रहालय में है तो मेरे परिवार के पास यह है। अगर यह संग्रहालय में नहीं है तो मेरे परिवार के पास यह है। क्या वह एक प्राचीन मिस्र का सोने का मुखौटा नहीं है? क्या यह मौर्य शाही राजदंड है? वह हमारी कामरूपी की सिद्धार्थ तलवार है, एक राष्ट्रीय खजाना। माफ़ करना मेरे दोस्त, अर्जुन चौहान ने कामरूपी के व्यक्ति से कहा, मैं केवल मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करता हूँ। आपकी तथाकथित सिद्धार्थ तलवार मेरे पूर्वज द्वारा गढ़े गए एक हथियार की नकल है और मेरी लाइब्रेरी में जगह के लायक नहीं है। यह मेरे पूर्वज से संबंधित है। आपकी सिद्धार्थ तलवार के लिए ये काफ़ी तेज़ है, इसलिए मेरा परिवार इसका उपयोग बीफ काटने के लिए करता है। अर्जुन चौहान ने समझाया। उन्होंने इस कलाकृति को कामरूपी के नाग सेनापति के नेता से ले लिया था और इसे कभी वापस नहीं किया था। ये सच में दुनिया के सभी खजाने यहाँ हैं, है ना? लाइव स्ट्रीम के सामने लोग अवाक थे क्योंकि उन्होंने उनके संग्रह को देखा। हालांकि कई चीज़ें केवल स्क्रीन पर संक्षेप में चमकी। कई दर्शक जानकार विद्वान थे जो इतिहास और कलाकृतियों में अच्छी तरह से वाकिफ थे, लगभग एक नज़र में उन्हें पहचानने में सक्षम थे। इतिहास में खोई हुई कई चीज़ें उनके घर में दिखाई दीं। अगर आप खजाने देखना चाहते हैं तो इतिहास संग्रहालय जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अर्जुन चौहान के घर आ जाएं।
मिल गया, अनामिका राठौर ने आखिरकार कहा। एक कोने पर एक शोकेस खोज लिया था जो दूसरों की तुलना में कुछ ज्यादा परिष्कृत था, जिसके हर कोने पर स्पॉटलाइट थे। वहां राजदंड पड़ा था जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है। ये यहाँ है, अर्जुन चौहान ने कहा। विक्रमादित्य ने इस राजदंड को पूरा करने के बाद उन्होंने इसे पहले मेरे पूर्वजों को दिया, इसलिए आप में से किसी ने भी असली चीज नहीं देखी है। मेरे पूर्वजों ने इसे बस एक भंडारण कक्ष में फेंक दिया और मेरे पिता और दादा ने इसे छांटा, तब तक केवल दशकों का समय हुआ था। ये सच में चौंकाने वाला है। मिस्टर चौहान के पारिवारिक विरासत की गहराई हमें सच में शर्मिंदा करती है। इन सभी वस्तुओं को देखने के बाद कई लोग संदेह का एक अंश भी नहीं रख सके। अर्जुन चौहान के संग्रह में हजारों साल पहले की किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लिखित कलाकृतियां थीं। अगर वे पूरे इतिहास में उनके परिवार के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो क्या हो सकता है? एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि वे अविश्वसनीय रूप से निम्न प्रोफाइल थे, इतने निम्न प्रोफाइल की दूसरों को उनकी दौलत का पता न चले, लेकिन चुपचाप पृष्ठभूमि में भाग्य और शक्ति जमा करते थे। क्या किसी को कोई संदेह बचा है? अर्जुन चौहान ने उन पर अपनी नज़र घुमाई, लेकिन इस बार किसी ने भी उनसे आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन चौहान ने वीडियो बंद कर दिया। वास्तव में मैंने आपको ये सब दिखाने के लिए, शेखी बघारने के लिए नहीं दिखाया, बल्कि सिर्फ अपना नाम साफ करने के लिए। दिल से मैं अभी भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहना पसंद करता हूँ। अर्जुन चौहान एक साधारण व्यक्ति बनना चाहते हैं, जो मैंने अपने जीवन में सुना है सबसे बेतुकी बात है। मैंने कभी ऐसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा। जब तक आप हर किसी की स्मृति को मिटा नहीं देते, कौन उसे एक साधारण व्यक्ति मानेगा? एक जीवंत चर्चा में अर्जुन चौहान का इंटरव्यू एक सफल समापन पर पहुंच गया था। हालांकि उस समय लाइव दर्शक केवल पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। हालांकि जैसे ही सामग्री का प्रसार हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग चौहान परिवार की अथाह गहराइयों से अवगत हो गए। 5000 से ज्यादा सालों की एक पारिवारिक विरासत को विरासत में प्राप्त करने के बाद, भले ही उन पूर्वजों ने टूटे हुए कटोरे और बर्तनों का एक बेकार संग्रह जमा किया हो, इस युग तक ये निस्संदेह राष्ट्रों की दौलत के बराबर होगा। और अब वे ये भी जानते थे कि 10 खरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति जो अर्जुन चौहान ने घोषित की थी, वह वास्तव में विश्वसनीय थी। अगर आपके परिवार की ऐसी 5000 सालों की विरासत थी, बशर्ते आपके पूर्वजों के पास थोड़ी दूरदर्शिता और एक बड़ा दृष्टिकोण हो, तो आप अर्जुन चौहान के रूप में अमीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम महान दौलत बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। आम जनता के लिए अर्जुन चौहान और उनमें बहुत कम समानता थी। ज्यादा से ज्यादा हर कोई ऑनलाइन खुशी से थोड़ा बातचीत कर सकता था। चाहे अमीर हो या शक्तिशाली, इसका उनसे क्या लेना देना था? हालांकि उन राष्ट्रों के लिए इसने निस्संदेह एक विशाल खतरे का संकेत भेजा। इस शहर की खोज अर्जुन चौहान द्वारा मान्य इतिहास ने इस मामले के संबंध में सभी राष्ट्रों में एक गहरा डर पैदा किया। विश्व सभ्यता की उत्पत्ति अर्जुन चौहान के परिवार से हुई। यह एक ऐसा बयान था जिस पर संदेह करने के बजाय विश्वास करना बेहतर था। सभी राष्ट्रों ने तुरंत अपने अपने देशों के भीतर जांच की और वे अकथनीय ऐतिहासिक अंतरालों और विभिन्न अज्ञात कर्जों को पाकर दंग रह गए। इसके अलावा इन कर्जों में से कई का कोई लेनदार नहीं मिला। ऐतिहासिक रूप से कई लोगों ने चूक करना चुना था, लेकिन उनके परिणाम अक्सर बहुत दुखद थे। उन्हें तब एहसास हुआ कि लेनदार अभी भी आसपास था और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से इन मामलों को अर्जुन चौहान के रहस्यमय और प्राचीन परिवार से जोड़ा। एक पश्चिमी देश में एक राष्ट्राध्यक्ष एक रिपोर्ट को चिंतित होकर देख रहा था, जबकि उसका सहायक उसके सामने चुपचाप खड़ा था, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नेता, 2 सप्ताह की जांच के बाद हमने बहुत कुछ खोजा है। सबसे पहले, हमारे देश का हमेशा से हमारे स्वतंत्रता संग्राम से 3 खरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज रहा है, लेकिन ये पैसा औपनिवेशिक साम्राज्यों का बकाया नहीं था, यह एक व्यक्ति का बकाया था जिसने उस समय हमारे देश की सहायता की थी। क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन था? सहायक ने सिर हिलाया। हमारा वित्त मंत्रालय राष्ट्र के करों से एक हिस्से को एक अपतटीय अज्ञात खाते में स्थानांतरित करने के लिए सालाना जिम्मेदार है, उसके अलावा कोई अन्य सुराग नहीं है। बेकार, नेता ने गुस्से से चिल्लाया। हमारा 3 खरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज बकाया है और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि यह किसका बकाया है? मुझे माफ करें नेता, सहायक ने आह भरी। जहां तक मुझे पता है, आपके पूर्ववर्ती ने भी इस व्यक्ति की जांच की थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि यह व्यक्ति अर्जुन चौहान हो सकता है? नेता ने पूछा। यह असंभव नहीं है, सहायक ने जवाब दिया। अर्जुन चौहान के अनुसार उनके पूर्वज पूरी दुनिया में घूमते थे। उन्होंने न केवल भारत के लॉर्ड कृष्णा को जरासंध को हराने में मदद की, बल्कि विक्रमादित्य को वज्रद्वीप साम्राज्य को एकजुट करने में भी मदद की। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश का समर्थन करना एक संभव घटना हो सकती है। 3 खरब अमेरिकी डॉलर, हमने अभी तक आधे का भी भुगतान नहीं किया है, और यह हमारे देश के लिए एक विशाल वार्षिक व्यय है। नेता, मैं आपके विचारों को समझता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसी कल्पनाएं न करने की सलाह देता हूं।
पिछले नेताओं ने बार बार जोर दिया कि जबकि अन्य कर्ज धीरे धीरे चुकाए जा सकते हैं, इस विशेष कर्ज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आपका इससे क्या मतलब है? पूर्व नेता करण का एक साल ऐसा था जब उन्होंने अपने कर्ज का भुगतान जारी नहीं रखा। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? क्या? मैंने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हमें पहले एक अज्ञात फ़ोन कॉल से एक चेतावनी मिली। 3 दिन बाद हमारे देश के मुद्रा बाजार को एक गंभीर वित्तीय झटका लगा। उस साल हमें 45 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना था। उस दिन एक रहस्यमय सट्टा पूंजी समूह ने हमारे वित्तीय बाजार पर छापा मारा और सीधे 45 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए। ऐसी कोई चीज़ है? ऐसा लगता है जैसे हमने केवल 45 अरब अमेरिकी डॉलर खो दिए, लेकिन कई संस्थान दिवालिया हो गए, जिससे प्रभावों की एक श्रृंखला हुई जिसके कारण हमारा नुकसान 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। उस पैसे को लूटने के बाद हमें फिर कभी इसी तरह के संदेश चेतावनी नहीं मिली, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह सट्टा पूंजी समूह हमारे लेनदारों से संबंधित होना चाहिए। और यह ज़मीन का टुकड़ा 125 वर्ग किलोमीटर पहले से ही एक शहर जितना बड़ा है और यह राष्ट्र से संबंधित भी नहीं है। नेता ने पूछना जारी रखा, यह जमीन का ये टुकड़ा भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खो गया था? सहायक ने आह भरी, क्योंकि शुरुआती दिनों में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अभी भी उभर रही थी और संयुक्त जीडीपी कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए संस्थापक नेता ने 20 साल के कर्ज ब्याज छूट के लिए इस भूमि के हिस्से के स्थायी उपयोग के अधिकार का आदान प्रदान करने का फैसला किया। हमारा देश इतना छोटा है, 125 वर्ग किलोमीटर की जमीन, ये बस एक राष्ट्रीय अपमान है। नेता, ऐसी क्षमताओं वाले एक व्यक्ति, मुझे सच में लगता है कि यह अर्जुन चौहान का पूर्वज होने की बहुत संभावना है। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि हमारे देश की जीवन रेखा इस तरह किसी के हाथों में हो। नेता के चेहरे पर एक नाराज अभिव्यक्ति दिखाई दी। पैसा बकाया, जमीन बकाया, ये बस वह अपमान है जो औपनिवेशिक युग के दौरान केवल उपनिवेशित देशों को होता था। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। नेता, सहायक ने सावधानी बरती, क्या आपको नहीं पता कि अर्जुन चौहान से निपटना कितना मुश्किल है? यहाँ तक कि कामरूपी, अमर्त्य और नालंदा भी अकेले उनसे हार गए हैं। और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, बस उनकी 10 खरब अमेरिकी डॉलर की आमद ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक पीछे चली जाएगी। नहीं, किसने कहा कि मैं अकेले उनका सामना करने जा रहा हूँ? नेता ने एक धूर्त मुस्कान दिखाए, चूंकि यह हमारे देश में हुआ है, मेरा मानना है कि हम निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। अर्जुन चौहान इतने अहंकारी और उग्र सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा है ना? लेकिन चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर वह एक देश, एक महाद्वीप का विरोध कर सकता है, तो क्या वह सच में पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है? उन्होंने कहा, आपका मतलब, दुनिया की शक्तियों को एकजुट करें और भारत के वित्तीय बाजार पर हमला करें। हालांकि भारत अब बहुत शक्तिशाली है, अगर यह वित्त के बारे में है, तो पश्चिमी और उत्तरी शक्तियां सिर्फ अपनी ताकत का एक अंश तैनात करके उन्हें आसानी से हरा सकती हैं। मुझे बस विश्वास नहीं है कि अर्जुन चौहान बस अपने देश के वित्तीय बाजार को ढहते हुए देखेंगे। एक बार जब अर्जुन चौहान अपने धन के साथ मैदान में उतरेंगे, ये सोचकर कि वह केवल कुछ देशों के संयुक्त हमले का सामना कर रहे हैं, तो वह बाद में हमारे तुरुप का इक्का की उम्मीद नहीं करेंगे। जब तक उन्हें एहसास होगा कि वह दुनिया के अधिकांश हिस्से का सामना कर रहे हैं, तब तक वह पीछे नहीं हट पाएंगे। उस समय हम न केवल भारत के वित्तीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा बांट सकते हैं, बल्कि हम अर्जुन चौहान के सभी धन का भी सफाया कर सकते हैं। एक पैसे रहित अर्जुन चौहान से क्या डरना है? लेकिन नेता, आपको कितना यकीन है कि आप उन्हें मना सकते हैं? सहायक ने चिंतित होकर पूछा। 100%, नेता ने आत्मविश्वास से कहा, दुनिया में कोई भी देश किसी अन्य देश को दुनिया पर एकाधिकार और हावी होने की अनुमति नहीं देगा। वे किसी व्यक्ति को एक राष्ट्र के सिर के ऊपर खड़े होकर शौच करने की अनुमति नहीं देंगे। इसका कारण यह है कि अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं की है क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। लेकिन जब तक पर्याप्त शक्ति है, समझ गया नेता, मैं तुरंत पश्चिमी राष्ट्रों से संपर्क करूंगा। दर्जनों पश्चिमी देशों में। राष्ट्राध्यक्ष, हमारे देश का 800 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है और हमें हर साल मूलधन और ब्याज में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। लेनदार कौन है? निश्चित नहीं। राष्ट्राध्यक्ष, मैंने समीक्षा पूरी कर ली है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश पर कोई कर्ज नहीं था, लेकिन हमारे राष्ट्र की स्थापना पर हमने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए कई अरबों के धन के बदले में एक अज्ञात व्यक्ति को एक सोने की खदान और एक हीरे की खदान गिरवी रख दी। क्या सोने की खदान और हीरे की खदान के मालिक का पता नहीं लगाया जा सकता है? उनका पता लगाया जा सकता है। मालिक का नाम लोनिको ड्यूरोलस है, जिसने लगभग 20 साल पहले अप्रत्याशित रूप से इन दोनों खदानों का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। मुझे संदेह है कि वह सिर्फ एक धारक है। क्या आपने कहा कि उस व्यक्ति का अंतिम नाम ड्यूरोलस है? अध्यक्ष, हमारे देश की निर्माण परियोजनाओं में 56% शेयर दूसरों के हैं और उस खाते में हर साल 27 अरब यूरो से ज़्यादा का लाभांश हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
नेता, हमारे ऊर्जा उद्योग का 30% हिस्सा रोथस्चाइल्ड परिवार द्वारा नियंत्रित है। आखिरकार, शुरू में कोई सुराग नहीं होने से सभी सुराग अंत में कई प्रमुख पश्चिमी परिवारों की ओर इशारा कर रहे थे और इन परिवारों ने अभी हाल ही में खुद को अर्जुन चौहान के सहायक या दास परिवारों के रूप में घोषित किया था। चूंकि उन्होंने अपनी पहचान स्वीकार कर ली, इसका मतलब ये भी था कि ये सभी चीज़ें पूरी तरह से अर्जुन चौहान की थीं। ये जानकारी स्थापित करने के बाद वे मौके पर ही चकनाचूर हो गए। 40 से ज़्यादा पश्चिमी देशों और क्षेत्रों में लगभग 40 देशों पर अर्जुन चौहान का कुछ बकाया था। कुछ पर पैसे का बकाया था, कुछ पर ज़मीन का बकाया था और उनकी कुछ मुख्य परियोजनाएं और उद्योग उनके द्वारा नियंत्रित थे। यहाँ तक कि कुछ राष्ट्रपति महल भी उन शक्तियों की ज़मीन पर बनाए गए थे जो अर्जुन चौहान से जुड़ी हुई थीं। वह बहुत खतरनाक है, ये खबर जानने पर सभी नेताओं की पहली प्रतिक्रिया थी। चाहे वह कर्ज हो, ज़मीन हो या उन मुख्य परियोजना के निर्माण, उन सभी पर अर्जुन चौहान के हाथों में ज़बरदस्त लाभ था। अगर एक दिन अर्जुन चौहान इन चीज़ों से उन्हें धमकाते तो वे खुद का बचाव करने में पूरी तरह से शक्तिहीन होते। हमें एकजुट होना चाहिए। हर किसी ने अन्य देशों के लोगों से संपर्क करना शुरू करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद लोगों और दूतों को भेजा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हर किसी का आश्चर्यजनक रूप से एक ही लक्ष्य था, तुरंत एक संयुक्त मोर्चा बनाना। उनका लक्ष्य सरल था, एक साथ वित्तीय साधनों के माध्यम से एकजुट होकर वे अर्जुन चौहान की सभी संपत्तियों को कुछ भी नहीं में बदल देंगे और फिर वे अब किसी की दया पर नहीं होंगे। अर्जुन चौहान की शक्ति केवल पैसे खर्च करने की उनकी क्षमता से उत्पन्न हुई थी। एक बार जब वह पैसे खर्च नहीं कर पाते तो वह सिर्फ एक थोड़ा ज़्यादा चालाक कॉलेज छात्र होते जो किसी भी देश को हिला नहीं सकते थे। उस समय कर्ज और इस तरह भले ही उनका भुगतान नहीं किया गया था, अर्जुन चौहान इसके बारे में क्या कर सकते थे। ये खबर पश्चिम से पूर्व, पूर्व से अफ्रीका, फिर अफ्रीका से अमेरिका और ओशनिया तक फैल गई, जिससे एक अर्जुन चौहान विरोधी गठबंधन का गठन हुआ। कुल मिलाकर 97 देश, जिसमें दुनिया के आधे देश, 70% आबादी और 75% धन शामिल था। ऐसी ताकत किसी भी राष्ट्र को हिलाने के लिए पर्याप्त थी और ऐसा गठबंधन अतीत में स्थापित करना असंभव होता। लेकिन अब उन्होंने तथाकथित इतिहास और तथाकथित पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख दिया था और एक साथ एकजुट हो गए थे। जबरदस्त, सच में हमारी भारत की डाइविंग ड्रीम टीम के योग्य, यहाँ तक कि जब हम अपने घर में पकौड़े फेंकते हैं तो भी ज़्यादा छपाके होते हैं। टेबल टेनिस भी अपराजय है। उस आरती को सागरिका के बच्चे ने पूरी तरह से कुचल दिया है। केवल वही भारतीय लोगों को हरा सकती है, वे बस उसे धोखा दे रहे थे। ओह, आंसू क्यों? केवल अगर पूजा सिंह रो रही है तो ही उसे सांत्वना देने के लायक है। आरती को रोने दो अगर उसे पीट पीट कर रुला दिया गया है। 6666 सूरज देव इस साल ज़्यादा मजबूत है, 9.83 का स्कोर। मुझे याद है मेरा समय 100 सेकंड 9.53 मीटर था, है ना? इस कंगारू में ऐसे जादुई मूव्स हैं। जेन जेड के बच्चे बहुत मजबूत हैं। वे बस गर्मियों की छुट्टी लेते हैं ओलंपिक में शामिल होने के लिए और घर जाते समय कुछ स्वर्ण पदक हड़प लेते हैं। एक 14 साल का डाइविंग चैंपियन, है ना? इस दर पर क्या वे अगले 20 साल तक खेल पर हावी नहीं होंगे? ये किस तरह का रेफरी है? एक पैर मेरे चेहरे पर है और फिर भी 14.7 स्कोर कर रहा है। मैं सच में इन रेफरी की प्रशंसा करता हूँ, शारीरिक रूप से विकलांग लेकिन फिर भी अपनी पोस्ट पर चिपके हुए हैं। धिक्कार है, जजों को श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए अंक काट रहे हैं। सच में, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? मैं आपकी बदबूदार महारानी को सम्मान देता हूँ। मीलों दूर भारत में अर्जुन चौहान वांग लिंग, जहीर कुरैशी और अन्य लोगों के साथ इस साल के ओलंपिक प्रसारण को देख रहे थे। इस ओलंपिक ने पहले कभी नहीं की तरह हर किसी का ध्यान खींचा था। भारत के एथलीटों ने इसे बच्चों की खेल बैठक में बदल दिया था। वे जितने छोटे थे उनकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा भयानक थी। जेन जेड अविश्वसनीय से परे थी। कुछ जेन जेड ने पहले ही ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिए थे, जबकि अन्य जेन जेड अभी भी कह रहे थे। कुछ जेन जेड ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना शुरू कर दिया है। हालांकि कई अंधे रेफरी और छायादार सौदे भी अर्जुन चौहान और अन्य लोगों को क्रोधित कर रहे थे। लेकिन भारतीय बस इतने उदार हैं, गंदा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें बस काफ़ी आगे रहने की ज़रूरत है ताकि भले ही आप सीटी बजाएं, ये काम नहीं करेगा। डाइविंग की घटनाओं में पहला स्थान और बाकी के बीच 60 से 70 अंकों का भारी अंतर था। जाओ, बेतरतीब ढंग से स्कोर करते रहो। भारोत्तोलन में मेरे प्रिय भारतीय भारोत्तोलक आपके रजत पदक विजेताओं के अंतिम स्कोर को अपने पहले प्रयास में ही हरा देते हैं। टेबल टेनिस, चाहे वह 3:0 हो या 4:0, हर कोई बह रहा है। रग्बी, 29-0 के स्कोर के साथ क्या कामरूपी की टीमें सिर्फ गंजा करने के लिए फिर कचरा हैं? सूखा कचरा या गीला कचरा? इन मैचों को देखने के बाद अर्जुन चौहान ने अपने भीतर ओलंपिक भावना को जागृत महसूस नहीं किया, लेकिन उनकी आत्मा में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध की गहरी भावना निश्चित रूप से उत्तेजित हो गई थी। जबरदस्त।
जैसे ही समापन समारोह समाप्त हुआ, उन्होंने स्वर्ण पदक तालिका में शीर्ष पर पूर्ण सर्वोच्चता के साथ इस ओलंपिक यात्रा को समाप्त किया। मिस्टर चौहान। उसी पल रोहन रॉय पास आए, झुककर अर्जुन चौहान के कान में कुछ फुसफुसाए। अर्जुन चौहान के चेहरे पर एक थोड़ी शरारती मुस्कान दिखाई दी। ओह, क्या वे विद्रोह की योजना बना रहे हैं? कितने देश और उन्होंने कितना पैसा तैयार किया है? कुल 97 देश। उन्होंने वर्तमान में 500 खरब अमेरिकी डॉलर जमा किए हैं, और इसके अलावा वे वैश्विक वित्तीय बाजारों से वित्तीय दिग्गजों का एक गुच्छा लाए हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऑपरेटर भी जिन्होंने कई वित्तीय तूफानों का सामना किया है। वे सच में इस पर अड़े हैं। तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, रोहन रॉय ने जवाब दिया। वे अगले महीने की 3 तारीख को अपना कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास अभी भी आधा महीना है, जो हमारे धन को तैयार करने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा समय है। आधा महीना? हम कितना जुटा सकते हैं? उनसे ज़्यादा, ये निश्चित है, रोहन रॉय ने वादा किया। जब तक हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं, हम उनके सभी 500 खरब अमेरिकी डॉलर ले सकते हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज अराजकता से लाभ उठाने के लिए आता है, तो हम और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। हा, अच्छा, अर्जुन चौहान ने कहा। चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। शुरू में कमज़ोर खेलते हैं ताकि उन्हें लगे कि मेरे पास पैसा कम हो रहा है। वह बहुत से सट्टेबाजों को उनके धन के साथ लड़ाई में आकर्षित करेगा, और जब वे सोचेंगे कि वे एक भाग्य के कगार पर हैं, तो हम अंदर घुस जाएंगे। क्या हमें इस बारे में बूढ़े चौहान को सूचित करना चाहिए? रोहन रॉय ने पूछा। चलो इसे गुमनाम रखते हैं, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। अगर बूढ़े को पता चला तो वह सच में चिंतित हो जाएंगे, लेकिन हमें बस भारत के वित्तीय बाजार को तैयार होने के लिए कुछ समय देने की ज़रूरत है। हाँ, मैं सीधे इस पर लगूंगा। अर्जुन, क्या हो रहा है? वांग लिंग ने पूछा। क्या कोई मामला है? कुछ खास नहीं, अर्जुन चौहान हंसे। एक छोटा सा मामला, कोई मुझे पैसे भेजने की योजना बना रहा है। क्या ये भी एक चीज़ है? ज़हीर कुरैशी ने आश्चर्य में चिल्लाया। दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पैसे भेजेंगे? क्या तुम्हारे पास पहले से ही पर्याप्त नहीं है? मैं भी लाचार हूँ, लेकिन अगर वे इसे देने पर जोर देते हैं तो मैं केवल अनिच्छा से स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन वे इसे मेरी जेब में भरने के लिए दृढ़ हैं। ये सच में एक दिमागी कसरत है। यह एक साधारण दिवाली थी। सड़कें एक हंसमुख दिवाली के माहौल से भरी हुई थीं, चमकीले ढंग से जलाई गईं और हलचल भरी थीं। लेकिन हाल के वर्षों की सांस्कृतिक बहिष्कार नीतियों के कारण दिवाली के प्रति लोगों का उत्साह वास्तव में कम हो गया था। वास्तव में दिवाली के लिए लोगों का प्यार छुट्टी के बारे में ही इतना नहीं था, बल्कि सभी उत्सव के अवसरों के लिए एक पसंद थी, और दिवाली एक ऐसा रोमांटिक त्योहार होने के नाते स्वाभाविक रूप से कई जोड़ों द्वारा प्रिय था। चलो, हर किसी को मिठाई मिलती है। आर्यान मुद्रा विनिमय में महाप्रबंधक कुछ कर्मचारियों के साथ एक गाड़ी में पहिए लेकर आए। प्रति व्यक्ति एक मिठाई। आज दिवाली है, विदेशी काम से छुट्टी पर हैं, हमारा काम का बोझ आज अपेक्षाकृत हल्का होना चाहिए। चलो 4 बजे तक काम से निकलने का लक्ष्य रखते हैं। सभी कर्मचारियों ने तुरंत उत्साहित भाव दिखाए। हालांकि यह एक राज्य प्रबंधित संगठन था, उच्च वित्त में काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें व्यापार की मात्रा बनाए रखने और मुद्रा बाजार को संतुलन में रखने की जरूरत थी। एक राष्ट्र के लिए मुद्रा बाजार का महत्व प्रश्न से परे था, क्योंकि यह एक राष्ट्र की मुद्रा और प्रचलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच विनिमय दर निर्धारित करता था। अगर महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव होते तो इसका एक देश पर एक पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता था। उदाहरण के लिए, अगर भारत की मुद्रा की विनिमय दर एक अवधि में गिर गई, तो सीधा परिणाम भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होगा, आयात की लागत को बढ़ाना और कीमतों में समग्र वृद्धि का नेतृत्व करना, जिससे सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति को कम करना। अगला गंभीर मुद्रास्फीति आएगी, और अति मुद्रास्फीति के परिणामों के लिए अर्थशास्त्र में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति समझेगा। लेकिन अगर मुद्रा विनिमय दर बढ़ गई, तो ये कई विदेशी निवेशकों के लिए बढ़ी हुई लागत का नेतृत्व करेगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत से विदेशी पूंजी की बड़े पैमाने पर वापसी होगी। भारत के लिए, जिसका बुनियादी ढांचा अभी भी पूरी तरह से सही नहीं था, यह एक अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मुद्रा विनिमय बाजार में एक स्थिर सीमा के भीतर विनिमय दरों को बनाए रखना महत्वपूर्ण था। अगर महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव होते तो राष्ट्र को बाजार की अस्थिरता को स्थिर करने के लिए पर्याप्त धन का निवेश करने की आवश्यकता होगी। अर्जुन चौहान के पूर्वज एक बार अन्य देशों के मुद्रा बाजारों पर हमला करके वित्तीय संकटों के उकसाने वाले थे। इसके सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण 1923 में सूर्य देश और 2018 में विंध्य देश में थे। 2018 की शुरुआत में एक अमेरिकी डॉलर को 10.3 विंध्य देशीय बोलीवर के लिए बदला जा सकता था, लेकिन 11 महीने बाद एक अमेरिकी डॉलर 248,520 विंध्य देशीय बोलीवर के लिए विनिमय कर सकता था। एक साल से भी कम समय में मुद्रा का मूल्य हजारों गुना कम हो गया था। जिन्होंने इतिहास की इस अवधि को समझा, वे जानते थे कि अमर्त्य इस वित्तीय आपदा के पीछे अपराधी था।
विंध्य देश के अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में थे और उनकी अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित थी, जिसकी कीमत दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में थी। कुछ कारणों से अमर्त्य को नाराज करने के बाद उन्हें सीधे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। भारत के विपरीत, जो प्रतिबंधों के तहत भी खुद को बचाने के लिए गोलमोल तरीके खोज सकता था, विंध्य देश एक छोटे देश के रूप में सीमित विदेशी मुद्रा भंडार के साथ अपने अमेरिकी डॉलर खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नतीजतन विंध्य देश की अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति जल्द ही सूख गई। राष्ट्र की कृषि और उद्योग लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे और आयात को कवर करने के लिए कोई विदेशी भंडार नहीं थे। बाद में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विंध्य देश को केवल पैसे की बड़े पैमाने पर छपाई का सहारा लेना पड़ा, जिसने अस्थायी रूप से समस्या को हल किया, लेकिन मुद्रित की जा रही विशाल मात्रा को देखते हुए उन्हें अन्य पश्चिमी देशों और कुछ भूमिगत मुद्रण सुविधाओं से भी सहायता के लिए पूछना पड़ा। हालांकि ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि बाजार में अपनी आत्मनियमन क्षमताएं हैं। पैसे की छपाई अल्पकालिक में एक देश को बचा सकती है, लेकिन एक बार जब बाजार समायोजन पकड़ लेते हैं तो अति मुद्रास्फीति अनिवार्य रूप से शुरू हो जाती है, जिसमें कीमतें हजारों गुना बढ़ जाती हैं। दुनिया का सारा पैसा ऐसी स्थिति में बेकार है। आखिरकार वे अपने पैसे को घर लाने के लिए परिवहन शुल्क भी नहीं दे सकते थे। उनकी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता खो गई थी, ये बेकार हो गई थी और पूरा घरेलू बाजार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं द्वारा पूरी तरह से हावी थी। उस समय सभी प्रकार के सोने, गहने, प्राचीन वस्तुएं, कला के टुकड़े और यहाँ तक कि घर भी बेकार हो गए, जिसमें पैसे के ढेर जमीन पर बिना इकट्ठा किए पड़े थे। इस बिंदु पर एकमात्र मूल्यवान चीज जो बची थी वह भोजन था, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुद्रा के कचरा होने के कारण लोग खाने के लिए भी खर्च नहीं कर सकते थे। इतिहास के इन पाठों के साथ विभिन्न देशों ने ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष संगठनों की स्थापना शुरू कर दी और राष्ट्रों ने भी इसी तरह की परिस्थितियों से बचने और मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान की। महानगर के हलचल भरे मुद्रा विनिमय बाजार में सैकड़ों व्यापारी केंद्रित थे। उनका काम हर दिन मुद्रा बाजार की निगरानी करना और किसी भी उभरती हुई स्थिति का जवाब देना था। अब तक, यहाँ तक कि सबसे बड़े वित्तीय बमों का सामना करने पर भी इन टीमों ने विनिमय दरों में उतार चढ़ाव को एक बहुत ही उचित सीमा के भीतर रखने में सक्षम किया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो उन्होंने वर्षों से अनुभव किया है वह एक एकल दिन का उतार चढ़ाव था, जो 1000 अंक या 10% से अधिक नहीं था, और संचालन की बाद की अवधि में उन्होंने तुरंत इस उतार चढ़ाव को सबसे बड़ी सीमा तक उलट दिया। राष्ट्र की प्रतिस्पर्धी भावना की स्थिरता इन अभिजात वर्ग से अविभाज्य है। बेशक उनकी आय बहुत अधिक है, यहाँ तक कि कुछ जूनियर व्यापारियों की वार्षिक सैलरी 500,000 से 800,000 तक होती है। तदनुसार उद्योग की सीमा भी बहुत अधिक है। ठीक है, हर कोई उत्साहित हो जाओ। हम सिर्फ इसलिए आसान नहीं ले सकते क्योंकि आज एक खास दिन है। पिछली दिवाली उन अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों ने बिना किसी नैतिकता के हम पर हमला किया, शुरुआत से ही हमारी विनिमय दर के 500 अंक मिटा दिए। अगर हमने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो हम सच में गाज से पकड़े गए होते। हा बॉस, शायद अगर आप, वीर योद्धा, थोड़ा कम खेलते तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे होते। चिंता मत करो, हम खाते समय इस पर नजर रखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, पिछली बार ऐसा 8 या 9 साल पहले हुआ था। अब जब हमारी आर्थिक ताकत इतनी ज़बरदस्त है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.2 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज हमारे साथ खेलने की हिम्मत करेंगे? जब तक उनका धन हमारे दोगुने से ज़्यादा नहीं है तब तक उनके लिए हमें हिलाना असंभव है। हाँ, बिल्कुल, जब तक वे आने की हिम्मत करते हैं हम उनसे उनकी एक बड़ी मात्रा काट लेंगे। आप सभी के लिए बस एक अनुस्मारक, गटर में उलट मत जाओ। समझ गए? व्यापारियों ने अपने व्यापार प्रणाली को खोलते हुए अपना नाश्ता खाया। ये 5 और मिनटों में बाजार की शुरुआत होगी। डिंग डोंग, अलार्म की तेज आवाज के साथ व्यापारियों ने सभी काम मोड में बदल दिया, उनके आकस्मिक और आलसी व्यवहार से एक पूर्ण बदलाव। महासागर के दूसरी तरफ एक और समूह भी उच्च सतर्कता की स्थिति में था। इस बार उन्होंने पश्चिम और अमर्त्य में लगभग सभी वित्तीय व्यापारियों से संसाधनों को इकट्ठा किया था और हजारों की एक शक्तिशाली टीम अब एक विशेष आईपी पते नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई थी। क्या हर किसी का धन आ गया है? आराम करो, वे दिनों पहले तैयार थे। हमने हजारों बैंक खाते तैयार किए हैं, पूरी तरह से गोला बारूद से भरे हुए हैं। उत्कृष्ट, हमने इस बार पर्याप्त तैयारी की है और उनके साथ धीरे धीरे खेल सकते हैं। चलो एक अभिवादन भेजकर शुरू करते हैं, उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय देते हैं। भले ही हम हार जाएं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे हार जाएं। हालांकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.2 खरब है, इस बार हमने उनके धन से 10 गुना ज्यादा तैयार किया है। हमें लाभ उठाने का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं है, हम उन्हें सिर्फ पैसे फेंक कर अपन कर सकते हैं। हाँ, तो चलो हमारे पश्चिमी विभाग को नेतृत्व करने दो।
कोई बात नहीं कि यह कौन है, हमारे समझौते के अनुसार सभी लाभों को ऑपरेशन के बाद योगदान के आधार पर वितरित किया जाएगा। कोई समस्या नहीं। पश्चिमी विभाग के नेता ने हमले के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। चलो कुछ बड़े शॉर्ट सेल ऑर्डर के साथ शुरू करते हैं ताकि उनकी विनिमय दर को नीचे गिराया जा सके। जादू की राजधानी के मुद्रा विनिमय बाजार में आज बाजार को केवल 5 मिनट के लिए खोला गया था जब दर्जनों विशाल शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर बिना किसी चेतावनी के दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट जाने की अवधारणा क्या है? उदाहरण के लिए, अगर भारतीय मुद्रा की विनिमय दर 7 है और आप भविष्यवाणी करते हैं कि यह जल्द ही 6.9 तक गिर जाएगी, तो आप 700 भारतीय मुद्रा के लिए विनिमय करने के लिए 100 अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं। इस समय के दौरान आप इन 700 भारतीय मुद्रा पर ब्याज कमा सकते हैं। फिर अगर विनिमय दर सफलतापूर्वक आपकी भविष्यवाणी के अनुसार 6.9 तक गिरती है, तो आप 100 अमेरिकी डॉलर वापस खरीदने के लिए 690 भारतीय मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं और अतिरिक्त 10 भारतीय मुद्रा अतिरिक्त ब्याज के साथ आपका शुद्ध लाभ होगा। दूसरी तरफ लॉन्ग जाना विपरीत ऑपरेशन है। हालांकि ये शॉर्ट सेलिंग ऑपरेशन कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। अगर भारतीय मुद्रा की विनिमय दर शॉर्ट सेलिंग करते समय बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आप अनिवार्य रूप से पैसा खोने जा रहे हैं। भारतीय मुद्रा जितनी तेजी से बढ़ती है, आपका नुकसान उतना ही ज्यादा गंभीर होगा। इसके लिए आपको मजबूत व्यापार कौशल और विनिमय दर को दबाने के लिए पर्याप्त आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो पैसा लगभग ऐसा है जैसे यह मुफ्त में बनाया गया है। लेकिन अगर आपका धन पर्याप्त मजबूत नहीं है और आपके व्यापारी के पास ऐसे प्रभावशाली कौशल नहीं है, तो आप पैसा खोते हैं या पैसा बनाते हैं, यह बाजार और अन्य व्यापारियों के मूड पर निर्भर करता है। केवल भविष्यवक्ता ही ऐसी अज्ञात पर पैसा बना सकते हैं। कुछ साल पहले भारतीय बाजार में इस तरह के शॉर्ट सेलिंग ऑपरेशन करने की मनाही थी, लेकिन व्यापार में बढ़ती लचीलेपन के कारण ऐसे ऑपरेशनों को भी कुछ साल पहले अनुमति दी गई थी। कुछ संस्थान पैसे का एक टुकड़ा बनाने के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। चाहे यह बढ़ता है या गिरता है, यह अभी भी देश को तय करना है। तो भले ही वे सच में पैसा बनाते हैं, ये सिर्फ एक अंधी बिल्ली की तरह है जो एक मृत चूहे पर ठोकर खाती है, बस संयोग से भारत की मुद्रा नीति के साथ संरेखित होती है। खुलने पर ही शॉर्ट ऑर्डर। एक व्यापारी ने उन ऑर्डरों को कुशलता से जांच किया, लेकिन भयानक मात्राओं ने उसके हाथों को हिंसक रूप से हिला दिया। कुल 24 शॉर्ट ऑर्डर थे, प्रत्येक 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था। 24 ऑर्डर व 24 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह बाजार लगभग देश के पूरे विदेशी मुद्रा लेन देन को संभालता है, जिसमें एक औसत वार्षिक कुल लेन देन की मात्रा लगभग 30 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचती है, जिसमें दैनिक व्यापार की मात्रा में लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का औसत होता है। लेकिन इस 100 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल मात्रा में विभिन्न मुद्राओं के बीच विनिमय शामिल है। कुल मात्रा क्या है? आप मुझे बेचते हैं, मैं आपको बेचता हूं। यह एक तरफा खरीद और बिक्री नहीं है। ये 24 शॉर्ट ऑर्डर कुल 24 अरब अमेरिकी डॉलर पहले से ही विनिमय के विदेशी मुद्रा के नियमित भंडार से ज्यादा थे। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में अचानक 24 अरब अमेरिकी डॉलर के लिए ऑर्डर कौन देगा? उनके कुछ अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार आमतौर पर दैनिक ऑपरेशनों को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। हर कोई यहाँ आओ, इन ऑर्डरों के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसे विशाल शॉर्ट ऑर्डर इंगित करते हैं कि दूसरी पार्टी के पास बहुत सारे अमेरिकी डॉलर हैं, अन्यथा वे इतने बड़े ऑर्डर को इतने आकस्मिक रूप से नहीं दे सकते थे। व्यापार बाजार में अधिकतम लाभ 10 गुना है। भले ही दूसरी पार्टी ने 10 गुना लाभ का उपयोग किया हो, उनके हाथ में कम से कम कई अरब अमेरिकी डॉलर होने चाहिए। कई अरब अमेरिकी डॉलर की तरल संपत्ति, यहाँ तक कि एक देश भी आसानी से उस राशि का उत्पादन नहीं कर सकता। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सट्टा पूंजी मुसीबत कर रही हो सकती है। कुछ अनुभवी व्यापारियों को तुरंत एक संवेदनशील सूंघ मिला। हमारे विदेशी मुद्रा बाजार पर हमला करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में धन के साथ आने में सक्षम होने के लिए ये निश्चित रूप से साधारण अंतर्राष्ट्रीय सट्टा पूंजी नहीं है। सूर्यकांत शर्मा, जाओ इसकी रिपोर्ट करो। हमें किसी भी क्षण बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार तक पहुंच का अनुरोध करने की आवश्यकता हो सकती है। समूह नेता, क्या इतना घबराना जरूरी है? किसी ने सवाल किया। मुझे संदेह है कि ये धन निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के हाथों में सभी धन नहीं है। अनुभवी समूह नेता प्रभाकर जायसवाल ने कहा। वह 50 साल के करीब थे और इस उद्योग में 25 साल से थे। उन्होंने कई आर्थिक संकटों का अनुभव किया था। उनकी सूंघने की भावना बेहद तेज थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बहुत अनुभवी थे। आमतौर पर अगर प्रतिद्वंद्वी के हाथ में केवल इतनी पूंजी है, तो वे बाजार के बंद होने के करीब ऐसे ऑपरेशन करने का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि उस समय लोगों का ध्यान अक्सर सबसे ज्यादा कम होता है। चाहे वह विदेशी मुद्रा या स्टॉक में हो, इस समय कीमतों को नीचे दबाना उसी दिन समय पर स्थिति को ठीक करना मुश्किल है। लेकिन वे शुरुआत से ही इतनी बड़ी मात्रा में धन के साथ बाहर आए। इसका मतलब है कि वे हमें बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक एपेटाइजर है, उनके पीछे और भी बड़ा धन है। प्रभाकर जायसवाल के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फूट पड़ी। उन्हें इतने समय से ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था।
एक 24 अरब अमेरिकी डॉलर के शॉर्ट ऑर्डर ने सीधे आज की भारतीय मुद्रा विनिमय दर को 500 आधार अंकों से नीचे गिरा दिया। 9:30 कई विदेशी मुद्रा निवेशक अपनी नींद से बेरुखी से जगाए गए। कई धनी व्यक्ति विदेशी मुद्रा बाजार के माध्यम से पैसा कमाते हैं और आमतौर पर उनके लिए इन संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली विशेष टीमें होती हैं। उन्हें केवल धन प्रदान करने और इन पेशेवर संस्थानों को सब कुछ संभालने देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज अपने खातों में लॉग इन करने के तुरंत बाद चौंकाने वाले आंकड़ों ने उन्हें घबरा दिया। क्या हो रहा है? शुरुआत में ही 500 आधार अंक क्यों गिर गए? लाखों अमेरिकी डॉलर बस वाष्पित हो गए। आप लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं? मैंने आपको अपना धन सौंपा, लाखों अमेरिकी डॉलर, और एक साल में केवल 20 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए, और अब ये सब एक सुबह में चला गया। मिस्टर चौहान, कृपया चिंता न करें। मैं तुरंत कॉल करूंगा और पूछूंगा। ये सिर्फ बाजार खुलने पर एक समायोजन हो सकता है और यह जल्द ही स्थिर हो सकता है। खाताधारक घबरा गए और विनिमय अचानक उन्मादी हो गया। एक के बाद एक कॉल ये पूछने के लिए आ रही थी कि वास्तव में क्या हो रहा था। कुछ ने नुकसान को रोकने के लिए ऑर्डर रद्द करने की भी मांग की, जिससे दृश्य पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। 500 आधार अंकों की प्रारंभिक गिरावट केवल शुरुआत और एक संकेत थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का बाजार मूल्य महत्वपूर्ण रूप से गिरता है तो ये बड़े पैमाने पर संचालन में मुद्दों और नुकसान को इंगित करता है, जो इसके भविष्य के लिए एक निराशाजनक दृष्टिकोण का संकेत देता है। मुद्रा बाजार में स्थिति समान है। शॉर्ट सेलिंग का मुकाबला करने की विधि लॉन्ग जाना है और इस ऑपरेशन के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। बाजार के खुलने के बाद से दर पहले ही 800 से ज़्यादा आधार अंक गिर गई थी। मुद्रा बाजार स्टॉक बाजार की तरह नहीं है, जिसमें ये कितना बढ़ सकता है या गिर सकता है इसकी सीमाएं होती हैं। जब तक गति को रोका नहीं जाता, ये गिरता रह सकता है। ऐसे उदाहरण हुए हैं जहां कुछ देशों की मुद्रा का मूल्य एक ही दिन में 40% तक गिर गया, जो इंगित करता है कि विदेशी मुद्रा बाजार में लड़ाई कितनी तीव्र हो सकती है। तुरंत ऊपर से विदेशी मुद्रा धन के लिए आवेदन करें, लॉन्ग जाना शुरू करें। हम उन्हें दर को नीचे नहीं धकेलने दे सकते। मान लिया, समूह में दर्जनों व्यापारियों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और दर्जनों खरीद ऑर्डर दिए गए। सीधे मुद्रा बाजार में सैकड़ों अरबों अमेरिकी डॉलर का इंजेक्शन लगाया। निश्चित रूप से दर में गिरावट की प्रवृत्ति जल्द ही स्थिर हो गई। संक्षेप में लगभग 600 अंक की गिरावट पर वापस उछल गई और थोड़ा ठीक होना शुरू हो गई। हर किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते थे कि प्रतिद्वंद्वी का हमला अभी शुरू हुआ था और इसके बाद धुएं के बिना एक वास्तविक युद्ध होगा। समूह नेता, भारत के लोगों ने हमारे शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर का मुकाबला करने के लिए लॉन्ग जाना शुरू कर दिया है। 200 अरब अमेरिकी डॉलर दर पहले ही ठीक हो रही है। उन्होंने चारा ले लिया है। पश्चिमी विभाग में नेता मुस्कुराए। एक 200 अरब अमेरिकी डॉलर का ऑर्डर, हालांकि ज्यादा नहीं, फिर भी एक अच्छे एपेटाइजर के लिए बनाता है। चलो पहले उनसे कुछ अरब डॉलर लेते हैं और खेलते रहते हैं। उनकी प्राधिकरण मुश्किल से कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है और बढ़ाने के लिए उन्हें प्रमुख बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जो मिनटों में उपलब्ध नहीं होगा, जिससे हमें अपनी चालें चलने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, डंप करते रहो। समूह नेता, उन्होंने 20 से ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर दिए हैं। लॉन्ग जाते रहो। अगर हमारे पास लोगों की कमी है तो अन्य समूहों से खींचो। समूह नेता, ये शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर अब कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हैं। हमारे विनिमय में हमारे पास पर्याप्त अमेरिकी डॉलर नहीं हैं। प्रभाकर जायसवाल का भाव अचानक बदल गया। ये सच में बुरा था। जब 500 अरब अमेरिकी डॉलर की एक बड़ी शॉर्ट स्थिति रखी गई तो भारतीय मुद्रा की विनिमय दर एक पल में लगभग 1000 आधार अंक गिर गई। एक ही दिन में 16% का अवमूल्यन भारत जैसी एक विशाल अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक झटका है। क्या हो रहा है? वास्तव में क्या हो रहा है? कौन हमारे मुद्रा बाजार पर हमला कर रहा है? भारतीय मुद्रा का सिर्फ आधे घंटे में 16% का अवमूल्यन हुआ। आर्यानगा स्टॉक एक्सचेंज इसे कैसे संभाल रहा है? मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूं, तुरंत विनिमय दर को स्थिर करो। ये खबर जल्दी से उच्च अब तक पहुंच गई और ऐसी घटना कोई छोटी बात नहीं थी। इसने तुरंत गंभीर चिंता खींची और संभावित रूप से विंध्य देश की स्थिति की पुनरावृत्ति हो सकती थी। ये बिल्कुल एक सामान्य संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय सट्टा पूंजी का काम नहीं हो सकता है। ये हमारे आर्थिक बाजार के खिलाफ एक लक्षित, संगठित और अनुशासित हमला है। स्थिति के संबंध में तुरंत एक दृढ़ संकल्प किया गया। कोई बात नहीं कि यह कौन है, हम भारतीय मुद्रा को अवमूल्यन जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। हमारे देश का आर्थिक निर्माण इतना विशाल है कि यहाँ तक कि 1% परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव होता है। अचानक 16% अवमूल्यन तो छोड़ ही दो। बैंक भी ऋण जारी करने में सक्षम नहीं होंगे। आपातकालीन बैठक के लिए तुरंत सभी बैंकों को बुलाओ। घटना अचानक हुई और इसे लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता था। भारतीय मुद्रा की विनिमय दर गिरती रही। मुद्दे की रिपोर्ट करने में लगे समय में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 20% के करीब था, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए पर्याप्त था।
न केवल वित्तीय क्षेत्र में लोग, बल्कि यहाँ तक कि औसत नागरिक भी स्थिति से अवगत थे। मुद्रा अवमूल्यन कितना गंभीर है। जिसने भी अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है वह जानता है कि मुद्रास्फीति मुद्रा अवमूल्यन का सबसे सीधा परिणाम है, जिसके बाद बढ़ती कीमतें, बैंक ब्याज दरों में समायोजन और इसी तरह ये सभी सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। पिछले साल से बंधक ब्याज दरें 1% से ज़्यादा बढ़ी हैं, जिससे आवास की ज़रूरत में कई युवा लोग निराशा में चिल्ला रहे हैं। अगर मुद्रास्फीति होती है तो बैंक उधार को और कसने की संभावना है और ब्याज दरें बढ़ना जारी रख सकती हैं। घर की कीमतें पहले से ही पर्याप्त निराशा का कारण बन रही हैं। अगर ब्याज दरें और बढ़ती हैं तो और भी ज़्यादा लोग घर नहीं खरीद पाएंगे। क्या पड़े रहने की वर्तमान संस्कृति घरों का खर्च नहीं उठा पाने के कारण नहीं है? चूंकि मैं वैसे भी इसका खर्च नहीं उठा सकता, मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? काम चलाना ही काफ़ी है। अगला उत्पादन में गिरावट और राष्ट्रीय विकास में ठहराव आएगा। सभी चीज़ें कारण से संबंधित हैं। राष्ट्र बिल्कुल भी ऐसा होने के लिए खड़ा नहीं रह सकता। उच्च स्तर ने इस हमले का मुकाबला करने के लिए सभी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है और आपको प्रतिद्वंद्वी की आक्रामकता को दबाना होगा। आर्यानगढ़ स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक ने तुरंत मौत से लड़ने के लिए एक आदेश जारी किया। उन्होंने पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली थी। अगर वह असफल हो गए तो भले ही अधिकारी उनके साथ सौदा नहीं करते, जनता उन्हें जाने नहीं देगी। टीम लीडर प्रभाकर, मैं आपको सभी व्यापारियों की कमान सौंप रहा हूं। अब आपके पास सर्वोच्च प्राधिकरण है। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? जब तक हमारे पास पर्याप्त पैसा है, कोई समस्या नहीं होगी। प्रभाकर जायसवाल ने कठिन कार्य स्वीकार किया। राष्ट्र के 3.2 खरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ कोई भी संगठन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें हरा नहीं सकता था। हर कोई मेरे नेतृत्व का पालन करता है। आज हम सभी अन्य ऑपरेशनों को निलंबित करते हैं। प्रतिद्वंद्वी इस बार तैयार होकर आया है। मैं उनके धन का अनुमान 1 से 2 खरब अमेरिकी डॉलर के बीच लगाता हूं। अगर हम ये लड़ाई जीतते हैं तो हर कोई दावत करेगा। अगर हम नहीं करते तो हम सभी अपना इस्तीफा जमा करते हैं। उनकी वेतन संरचना के अनुसार उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा व्यापार कमीशन से आता है। इस बार विपक्ष ने 500 अरब अमेरिकी डॉलर फेंक दिए हैं, जिसमें पहले 240 अरब भी शामिल हैं। अगर सही ढंग से संभाला जाए तो उनकी सभी शॉर्ट स्थितियों को फंसाकर वे उनसे एक बड़ा टुकड़ा काट सकते हैं। कम से कम कई दसियों अरब अमेरिकी डॉलर, संभवतः 100 अरब से भी ज़्यादा। ये पैसा अनिवार्य रूप से भेड़ों से ऊन काटने जैसा है। इसका अधिकांश हिस्सा बैंकों में जाएगा। आखिरकार वे इतने अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा प्रदान कर रहे हैं और भारी जोखिम भी उठा रहे हैं। एक हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज में भी रहता है। लेकिन इस लड़ाई के मोर्चे के रूप में उच्च ने अभी अपनी पूरी टीम को 1% कमीशन से पुरस्कृत करने का वादा किया है। इस 1% को नज़रअंदाज मत करो। जब तक वे इस 740 अरब डॉलर का 10% काट सकते हैं, वह 74 अरब डॉलर है और उनकी टीम 7 अरब डॉलर बांट पाएगी। टीम में 200 से ज़्यादा लोग हैं। प्रति व्यक्ति 35 लाख डॉलर का औसत अमेरिकी डॉलर में। करों के बाद भी यह शायद कई लोगों के लिए कई सालों के काम से ज़्यादा है। ये खबर सुनकर पूरी टीम उत्साह से लगभग चिल्ला रही थी। 3.2 खरब डॉलर उनके समर्थन के रूप में उन्होंने कभी हारने की संभावना पर विचार भी नहीं किया। इस युद्ध के मैदान पर ऑपरेशनों के अलावा वित्तीय शक्ति का वास्तव में एक बड़ा प्रभाव होता है और उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके ऑपरेशन हार जाएंगे। तो उनकी आंखों में ये पैसा उतना ही अच्छा था जितना कि उन्हें मुफ्त में दिया जा रहा था। टीम ने भारी मात्रा में लॉन्ग जाना शुरू कर दिया। सीधे मुद्रा बाजार में 300 अरब डॉलर डंप कर दिए, क्योंकि वह उनका मुख्य युद्ध का मैदान था। उनके पास ज़्यादा नियंत्रण और चपलता थी। लगभग ऐसा था जैसे वे दोहरे लाभ के एक प्रभामंडल से लैस थे। जब तक प्रतिद्वंद्वी का धन उनकी राशि के दोगुने के भीतर था, वे लगभग पूरी तरह से आश्वस्त थे। 300 अरब डॉलर का धन नीचे फेंक दिया गया और विनिमय दर अचानक 1200 अंक बढ़ गई। यहाँ तक कि छोटे संस्थान और निजी सट्टेबाज भी जानते थे कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे के साथ ये सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। जब तक राष्ट्र की ताकत मौजूद थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी ढहेगी नहीं। पैसा कमाने के लिए किसी को नीति का पालन करना होगा, राष्ट्र का पालन करना होगा। बिखरे हुए धन ने भी लौंग जाना शुरू कर दिया। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से छोटे थे, एक साथ वे सैकड़ों अरबों, यहाँ तक कि 1 खरब अमेरिकी डॉलर के पैमाने तक जुड़ गए। हमने इसे वापस खींच लिया है, प्रभाकर जायसवाल ने आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ कहा। अब जब तुम आ गए हो, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लौंग जाते रहो, विनिमय दर को और 500 अंकों पर धकेलो। चलो निराशा को आसान करने के लिए 5% का टुकड़ा लेते हैं। समझ गया। जब तक आप पर्याप्त मार्जिन का भुगतान नहीं कर सकते, मैं आपको उड़ा भी सकता हूं। 750 अरब डॉलर और हमारा बोनस 10 गुना बढ़ सकता है। प्रभाकर जायसवाल ने एक कमांडिंग उपस्थिति के साथ चिल्लाया। टीम लीडर, उन्होंने फिर से दांव बढ़ा दिया है।
धिक्कार है, उनके पास अभी भी इतना पैसा कैसे है? एक और 500 अरब डॉलर, वह पहले से ही 1 खरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। दुनिया में बहुत से देश नहीं हैं जिनके पास 1 खरब से ज़्यादा का डॉलर भंडार हो। ये निजी पूंजी नहीं है, ये निश्चित रूप से राष्ट्र स्तर का है। नहीं, ये सिर्फ एक देश के लिए असंभव है। यह शायद कई देशों का एक साथ काम करने का कार्य है। एक देश के पास बस इतनी विशाल वित्तीय शक्ति नहीं हो सकती। क्या वे सब पागल हो गए हैं? दुनिया में भारत के आर्थिक महत्व को देखते हुए अगर हमारी अर्थव्यवस्था ढह जाती है तो ये कई अन्य देशों को भी नीचे खींच लेगा और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को भी प्रभावित करेगा। क्या वे ऐसे परिणामों का खर्च उठा सकते हैं जब तक उनके पास अन्य उद्देश्य नहीं हैं? यह अभी हमारी चिंता नहीं है। हमें जिस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है वह यह है कि भारतीय मुद्रा विनिमय दर के पतन को कैसे स्थिर किया जाए। प्रभाकर जायसवाल ने गिरती भारतीय मुद्रा पर एक नज़र डाली, जो उनके पिछले युद्धाभ्यास के बावजूद, जिसने खुदरा निवेशकों को बहुत आत्मविश्वास दिया था, बाजार खुलने से पहले से ही 10% गिर गई थी। इस बिंदु पर हम केवल लड़ सकते हैं। प्रभाकर जायसवाल जानते थे कि कोई अन्य विकल्प नहीं था। भले ही हमें अपने सभी विदेशी भंडार का उपयोग करना पड़े, हमें उनके साथ अंत तक लड़ना होगा। लौंग जाते रहो। मुद्रा बाजार एक असाधारण रूप से भयंकर लड़ाई में लगा हुआ था, फिर भी यह सबका उकसाने वाला अर्जुन चौहान बहुत शांत रहा। मिस्टर चौहान, उन्होंने 50 खरब डॉलर तैयार किए हैं। हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर सकता। अभी वे हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन अगर वे गंभीर हो जाते हैं तो हम आधे घंटे भी नहीं टिकेंगे। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? जल्दी मत करो। अर्जुन चौहान ने एक नाटक का आनंद लेते हुए देखा। वे इतने लंबे समय तक दबाए गए हैं, उन्हें कुछ भाप निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर मैं अभी हस्तक्षेप करता हूं तो क्या मैं उन्हें डरा नहीं दूंगा? क्या होगा अगर वे अपने पैसे के साथ भाग जाते हैं तो हम कहां रहेंगे? हमारा भारत का मुद्रा बाजार पहले ही उनके द्वारा लगभग 100 अरब डॉलर के लिए कटाई कर दिया गया है। कोई समस्या नहीं है। अर्जुन चौहान शांत रहे। वे अब जो काटते हैं मैं उन्हें बाद में 100 गुना थूकवा दूंगा। इस समय मुद्रा बाजार की लड़ाई एक करो या मरो की स्थिति में बढ़ गई थी। एक पार्टी द्वारा कोई भी मामूली छूट तुरंत उन्हें नुकसान में डाल देगी और अब पीछे हटना एक गंभीर लागत लगेगी। अब तक दोनों पक्षों ने तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ भड़क उठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब छोड़ना हार की एक स्वीकृति होगी। ये पहले से ही 5 खरब अमेरिकी डॉलर है। उनके पास अभी भी कितना पैसा है? प्रभाकर जायसवाल के हाथ कांप रहे थे। प्रतिद्वंद्वी के वित्तीय संसाधन उनके कल्पना से कहीं ज्यादा जबरदस्त थे। भारत की व्यापारिक टीम वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। पश्चिमी पक्ष भी गहराई से चिंतित था। भारत की तुलना में उन्होंने 2 गुना जनशक्ति और वित्तीय संसाधन खर्च किए थे। क्या पश्चिम और अमर्त्य के दलाल स्ट्रीट पर सबसे शक्तिशाली वित्तीय प्रतिभाएं नहीं थीं? भारत में अभी भी ऐसे सक्षम व्यापारी क्यों थे? पश्चिमी टीम के चिप्स पहले ही 7 खरब तक पहुंच गए थे, जबकि भारत के विदेशी मुद्रा बाजार का इनपुट भी लगभग 4 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। जब तक खुलासा नहीं हुआ, भारत का असली विदेशी भंडार सार्वजनिक रूप से घोषित 3.2 खरब अमेरिकी डॉलर नहीं था, वे इस आंकड़े से कहीं ज्यादा थे। यह एक अनुभव था जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संघर्ष के वर्षों से प्राप्त किया था। कभी भी अपना पूरा हाथ प्रकट न करें, हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक आश्चर्य छोड़ दें। वास्तव में भारत का असली विदेशी मुद्रा भंडार 5 खरब अमेरिकी डॉलर के करीब था। लेकिन इस बार उन्होंने गलत गणना की थी। किसने सोचा होगा कि एक दिन आधी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार पर इस तरह का एक विशाल हमला शुरू करने के लिए एकजुट होगी? भले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की होती, तो वास्तव में इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार मुद्रा पर युद्ध अभी भी इस बारे में था कि किसके पास ज्यादा पैसा था। अमेरिकी डॉलर सिर्फ अमर्त्य द्वारा अपनी मुद्रण प्रेस चलाने जैसा था, और भले ही भारत बचा सकता था, क्या वे 10 खरब, 20 खरब, 30 खरब? ये निस्संदेह असंभव था। बेशक यहाँ तक कि अमर्त्य भी अनिश्चित काल तक पैसे नहीं छाप सकता था, लेकिन इस अंतर को अभी भी पार पाना बहुत मुश्किल था। 5 खरब अमेरिकी डॉलर फेंक दिए गए, किसी भी देश का विदेशी मुद्रा बाजार मिटा दिया गया होता, लेकिन इस युद्ध में इसने केवल एक लहर को उकसाया। भारतीय मुद्रा की विनिमय दर सुबह के 6.67 पर लौट आए, लेकिन फिर 300 अरब अमेरिकी डॉलर के एक बिक्री ऑर्डर ने प्रभाकर जायसवाल को निराशा में डाल दिया। उन्होंने अपने सभी गोला बारूद का उपयोग कर लिया था, और इतने सारे लॉन्ग स्थितियों के साथ एक बार जब वे स्टॉक की कीमत को नीचे दबाना शुरू कर देते तो उन्हें एक मार्जिन की कमी का सामना करना पड़ता, और उस बिंदु पर वे एक मार्जिन कॉल का जोखिम भी उठा सकते थे। जिसे मार्जिन कॉल कहा जाता है वह क्या है? इसका मतलब ये था कि 5 खरब अमेरिकी डॉलर पूरी तरह से खो जाएंगे, और वर्षों से मेहनत से जमा किए गए विदेशी विनिमय सभी दूसरों के युद्ध का शिकार बन जाएंगे। हमारे वर्तमान नुकसान की गणना करो, प्रभाकर जायसवाल ने एक गंभीर भाव के साथ कहा। नेता, वर्तमान विनिमय दर के आधार पर हमारा धन पहले ही 800 अरब अमेरिकी डॉलर द्वारा लूट लिया गया है।
भले ही वे निवेश करना जारी नहीं रखते हैं, मेरा अनुमान है कि आज की विनिमय दर 7.5 को तोड़ देगी और हमारा नुकसान निश्चित रूप से 1 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। ये खत्म हो गया है। प्रभाकर जायसवाल ने सुबह में निर्धारित सैन्य आदेश के बारे में सोचा और उनकी दृष्टि अंधेरी हो गई। इस बिंदु पर किसी भी बोनस को भूल जाओ। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या वह अपनी नौकरी रख सकते थे। राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार से 5 खरब अमेरिकी डॉलर खोना उनके जीवनकाल का सबसे बड़ा दाग होगा। दोपहर 3 बजे विदेशी मुद्रा बाजार बंद हो गया और हर किसी का चेहरा उदासी में घिरा हुआ था। विरोधियों ने स्पष्ट रूप से दिन के लिए पर्याप्त बना लिया था, इसलिए उन्होंने अपना हमला जारी नहीं रखा, लेकिन वे पूरी तरह से हार गए थे। आज का नुकसान 1.07 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो वित्तीय बाजार के टकरावों में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान था। भारतीय मुद्रा की विनिमय दर सीधे 7.721 पर पहुंच गई, लगभग एक दशक पहले के स्तरों पर लौट रही थी। लेकिन किसी ने भी प्रभाकर जायसवाल को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि विरोधियों ने इस टकराव में 10 खरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था। जो कोई भी उसकी जगह लेता, उसमें बेहतर करने का आत्मविश्वास नहीं होता, और हो सकता है कि जब प्रतिद्वंद्वी 70 या 80 खरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गए थे तो वे हार गए होते। शाम को एक ट्रेंडिंग खोज ने राष्ट्र को दहशत में डाल दिया। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था और कीमतें कल बढ़ सकती थीं। 4 प्रमुख बैंकों ने पहले ही उधार दरों को 6.1% तक समायोजित कर दिया था, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कल यह इस आंकड़े पर नहीं रहेगा और समायोजन सीमा निश्चित रूप से कल्पना से परे होगी। ये भी अनिश्चित था कि क्या ऋण अभी भी जारी किए जा सकते हैं। कीमतें बढ़ीं, बैंक ब्याज दरें बढ़ीं, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी, और स्वाभाविक रूप से परिणामों को कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। उस शाम एक तत्काल बैठक तुरंत बुलाई गई। इस अचानक स्थिति के संबंध में वे अंततः केवल एक चीज का निष्कर्ष निकाल सकते थे। वर्तमान स्थिति को स्थिर करने के लिए उन्हें पैसे छापना शुरू करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। अगर वे एक स्थायी फिक्स नहीं खोज सकते तो वे अगले विंध्यदेश बन सकते हैं। जिसने लोगों को सबसे ज्यादा हताश किया वह ये था कि आर्यानगर एक्सचेंज ने पहले ही अपने अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया था और वे अभी भी नहीं जानते थे कि इस बार उनका दुश्मन कौन था। बूढ़े चौहान, क्या तुमने खबर देखी? कौन सी खबर? मैं खेल खेल रहा हूँ। शामिल होना चाहते हो? तुम इस समय भी खेल खेलने के मूड में हो। तुम्हें नहीं पता कि आज क्या हुआ? वांग लिंग लगभग चिल्लाया। अर्जुन चौहान के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के कारण वांग लिंग के पिता ने धीरे धीरे अपनी संपत्ति वांग लिंग को प्रबंधित करने के लिए सौंपना शुरू कर दिया था। अर्जुन चौहान की मदद से पिछले साल बहुत सुचारू रहा था। उनके हाथों में ऐंठन आने तक पैसा गिन रहे थे। कुछ महीने पहले वांग लिंग ने भी विदेशी मुद्रा बाजार में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। उनकी टीम के प्रबंधन के साथ उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कुछ दसियों लाखों डॉलर कमाए थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि आज ऐसा कुछ होगा? भारतीय मुद्रा गिर रही थी। अर्जुन चौहान के प्रभाव के कारण दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, विभिन्न डोमेनों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर रही थी, इसलिए भारतीय मुद्रा हाल ही में बढ़ रही थी। वांग लिंग ने जब प्रवेश किया तो आक्रामक रूप से लौंग गया था और इस प्रमुख प्रवृत्ति के साथ ये बस एक निश्चित जीत थी। हालांकि आज उसने न केवल सभी पिछले लाभ खो दिए बल्कि 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का शुद्ध नुकसान भी हुआ। जब से वांग लिंग ने निवेश करना शुरू किया था तब से उसने एक दिन में ऐसा नुकसान कब झेला था? ये सिर्फ मुद्रा अवमूल्यन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन चौहान हंसे। व्यापार बाजार में जब तक आपने अपना निवेश वापस नहीं लिया है, आप कभी नहीं हारते। तुम्हारी मानसिकता सच में अच्छी है। वांग लिंग ने भाषण रहित होकर कहा, वहां बंद कौन वापस लेना चाहता है? लेकिन ये नुकसान दिखाई दे रहे हैं। मुझे बस विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने शांत हो। तुमने भी यहाँ पैसा फेंक दिया होगा, है ना? आज तुमने कितना खोया? ज्यादा नहीं, बस 30 अरब अमेरिकी डॉलर खो दिए। ज्यादा नहीं, मैं सच में आज रात तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ। वांग लिंग का मुंह हिला। उसकी पूरी दौलत 30 अरब अमेरिकी डॉलर भी नहीं थी और एक दिन में इतना खोने पर अर्जुन चौहान वास्तव में बहुत शांत थे। बहुत से लोग हैं जो मेरी हत्या करना चाहते हैं। एक नंबर लो और लाइन में लगो। गड़बड़ करना बंद करो। मेरे पिताजी को कुछ अंदर की जानकारी मिली। इस बार यह अंतर्राष्ट्रीय सट्टा पूंजी या वित्तीय संस्थान नहीं है। ये जानबूझकर हमारे मुद्रा बाजार पर हमला करने की साजिश रचने वाले कुछ क्षेत्र हो सकते हैं। मुझे पता है, तुम्हें पता है। बकवास, वे मुझे निशाना बना रहे हैं। अर्जुन चौहान हंसे। हमारे मुद्रा बाजार पर उनका हमला बस मुझे एक कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए है। शायद हाल ही में उन्हें डरा दिया। वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं। 89 राष्ट्रों के वित्तीय बलों का एक गठबंधन। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे कुछ खरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार उन्हें रोक सकते हैं? क्या वे पागल हैं? क्या वे हम पर युद्ध घोषित करना चाहते हैं? युद्ध घोषित? वे योग्य नहीं हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। इस बार वे जितना भी पैसा लाए, मैं कम से कम आधा हिस्सा निकाल लूंगा। क्या तुम मेरे साथ अमीर होने में रुचि रखते हो?